हेलो हेलो बेटा, आई एम ऑडिबल? बेटा आई एम ऑडिबल, सुन पा रहे हो ना? आई एम ऑडिबल, सुन पा रहे हो? हेलो हेलो हेलो। यस यस, ठीक है। साउंड परफेक्ट है ना? थोड़ा डिले हो गया। आज बस डॉक्टर के यहाँ था, अपॉइंटमेंट था, प्लास्टर हटना था। प्लास्टर हट चुका है, ठीक है। तो थोड़ा सा मूवेबिलिटी आएगी हाथ में, धीरे 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 धीरे, ठीक है। तो 5-10 मिनट पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लग गया। ओके, साउंड परफेक्ट है? हाँ। ओके, चलो। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, नो इशू, ठीक है। हेल्थ पहले से परफेक्ट है, बस हाथ लॉक लगा हुआ है, आगे ऊपर बैंड नहीं हो पा रहा, हल्का सा नीचे बैंड हो रहा है। तो ये लॉक फिजियोथेरेपी से उन्होंने कहा कुछ दिन होगी तो धीरे धीरे रिमूव होगा, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ी सॉइलिंग है, वो चली जाएगी धीरे धीरे। हेल्थ एकदम परफेक्ट है इसके अलावा। शो द हैंड, ओके। हैंड बस ये है, हल्का सा उठा सकता हूँ मैं ऐसे, ठीक है। ये है, ये सॉइलिंग है अभी हल्की सी, ठीक है, पर ये चली जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। हाँ, अब इतना शो कर पाऊंगा बस, ठीक है। बैंडिंग इतनी हो रही है, इससे ऊपर बैंडिंग अभी होने में टाइम लगेगा, है ना। पर फिर भी हाँ, पहले से काफी इंप्रूवमेंट है। ओके, चलो ठीक है, तुम लोगों की विशेष हैं इसलिए इंप्रूवमेंट है, और जल्दी और बेटर होगा, ठीक है। चलो आज चैप्टर हम एंड करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। पूरा एंड करता हूं परफेक्टली, ठीक है। कल मैंने पूरी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड सारे करा दिए थे, क्विकली एक बार रिवाइज कराऊंगा, और क्विकली रिवाइज करा करके, ठीक है, इसमें 3 टॉपिक बचे हुए हैं, 3 टॉपिक को मैं खत्म करूंगा। पहला है MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। दूसरा है STD, सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, और यहां से 1 क्वेश्चन आना होता है, आप समझ रहे हो, 1 क्वेश्चन यहां से आना होता है, इनफर्टिलिटी। तो इसको मैं बहुत अच्छी तरीके से कराऊंगा, इनफर्टिलिटी को ये भी अच्छी तरीके से कराऊंगा, ठीक है। बट एनसीईआरटी में इसका जरा सा दे रखा है, बट इसका प्रॉपर दे रखा है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। यस बेटा, तुम लोगों की विशेष हैं इसलिए, ठीक है, इंप्रूवमेंट है, बेटर है। ओके, सोचो, अगर विशेष नहीं होती तो टूटना तो था ही, सीधा टूट जाता तो क्या होता, शायद पढ़ा भी नहीं पा रहा होता मैं, ठीक है। क्योंकि ये तो बिल्कुल टाइम लगेगा, 6 महीने लगेंगे प्रॉपर इसको मूव होने में, प्रॉपर अपनी ओरिजिनल पोजीशन आने में, समझ रहे हो। तो विशेष है तभी है, टूटना था तो उल्टा टूट गया, ठीक है, समझ रहे हो ना, सीधा काम करता रहेगा, इससे पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए। तुम्हें क्या लगता है गिरना इतना मतलब कोई जानबूझ के गिरता है, ठीक है? आप बिलीव नहीं करोगे, ठीक है, 4-5 लाख तो सर्जरी के लगे हैं, ठीक है, कष्ट असहनीय अलग, ठीक है। 6 महीने तक ये हाथ के अंदर प्रॉपर मूवेबिलिटी नहीं होगी, तो कोई जानबूझ के थोड़ी ना गिरता है, ठीक है। अब प्रारब्ध में है चीजें, समय समय पर चीजें होती हैं, ठीक है। बस ये है कि आप सबकी मतलब जो भी होता है ना, आसपास जो एटमोस्फियर होता है, पॉजिटिव एटमोस्फियर, उनकी विशेष जहां पर बहुत बड़ा कोई घटना घटित होनी है, तो छोटी सी घटना घटित होकर रह जाती है, बस इतना अंतर होता है, ठीक है। तो अगर सीधा हाथ टूटने वाला होगा तो उल्टा टूट गया, ठीक है, बट ये है, ठीक है, ठीक है। हाँ, कुछ हो रहा है, अब क्या है, अब मैं क्या बताऊं, ठीक है। मैं इतना मानता हूं, जो है ठीक है, बस मेंटली इंसान सही रहे, फिजिकली थोड़ा बहुत तो तोड़ फोड़ होती रहे, कोई दिक्कत नहीं है, पर मन से समझ रहे हो ना, सुकून थोड़ा होना चाहिए, और आप जो काम कर रहे हो उसमें पूरे मन से करना चाहिए, तो काम मतलब तो लाइफ है बढ़िया।
तुम बढ़िया तरीके से पढ़ो, मैं बढ़िया तरीके से पढ़ाऊं, ठीक है, सबसे बेस्ट है। और ये लाइफ है, ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना, जन्म है और मृत्यु भी है, रास्ते में स्टेशन आएंगे, चलते जा रहे हैं, ठीक है। तुम्हारी लाइफ में भी स्टेशन आएंगे, अभी मेडिकल में सिलेक्शन होगा, एमबीबीएस की लाइफ होगी, फिर स्ट्रगल होगा खतरनाक वाला अपना, ठीक है, सेंटर खोलने का जो भी है आगे स्ट्रगल, ठीक है। तो वो स्ट्रगल वाली फेज है, उसको बहुत ज्यादा दिमाग में मत लेना, बस चलते रहो, ठीक है। ओके। तो एमटीपी, अब तुम्हें कुछ बातें बताऊंगा एमटीपी की, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, बड़ी खतरनाक बातें हैं, जान के भी तुम्हें एकदम हैरानी होगी, सर ऐसा होता है दुनिया के अंदर। यस। पहले इसको स्टार्ट करने से पहले पहले एक बार मैं क्विकली रिवीजन करा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले मैंने बात की थी नेचुरल मेथड, अगर नेचुरल मेथड की बात करते हैं तो सबसे पहले पीरियोडिक अबिस्टिनेंस बताया था, सेफ पीरियड बताया था, मैंने बताया था कि सेफ पीरियड, ठीक है, 10 से पहले और 17 के बाद ये सेफ पीरियड है, 10 से पहले और 17 के बाद ये सेफ पीरियड है, ठीक है। समझ गए ना मेरी बात? हाँ, ओके। 10 से पहले 17 के बाद ये सेफ पीरियड है, इसके बीच का क्रिटिकल पीरियड होता है जहां पर ओव्यूलेशन फर्टिलाइजेशन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, पहली बात। दूसरा मैंने आपको बताया था, ठीक है, विड्रॉ मेथड, वो तो आप जानते ही हो। तीसरा मैंने बताया था लैक्टेशनल एमेनोरिया, एमेनोरिया का मतलब है कि ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड, ठीक है, पीआरएल का लेवल बढ़ा होता है, और ये पीआरएल जीएनआरएच के सीक्रेशन को इनहिबिट करता है। जीएनआरएच का अगर सीक्रेशन इनहिबिट रहेगा, नहीं होगा, समझ रहे हो, तो ऑटोमेटिकली एलएच और एफएसएच का नहीं होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएगी। और अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकती है तो सभी कुछ रुक गया, ठीक है, इसी को बोलते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया। ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का रुक जाना, ठीक है, लगभग 6 मंथ का टाइम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, समझे। बेल्ट तो मैं लगाने को कोशिश कर, मतलब डॉक्टर ने ही बोला है कि आज बेल्ट मत लगाना, आपको अनकंफर्ट फील होगा, आपको थोड़ा पेन भी होगा, पर नहीं लगाओगे तो बेटर है, ठीक है। धीरे धीरे मतलब हाथ की स्ट्रेंथ आने दो, ठीक है, स्ट्रेंथ नहीं आएगी तो ये वीक रहेगा आपका। तो मैं सोचा हूँ अभी से स्टार्ट कर दूं, ठीक है। अभी सेकंड क्लास होगी बड़ी वाली, आज यूट्यूब की क्लास है, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम वन शॉट में करा रहा हूँ, 2 से ढाई घंटे में पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम, किसी को रिवीजन करना है तो आप वहां से कर सकते हो, बहुत प्यारे वे में करा दूंगा, ठीक है, वहां पर मैं बेल्ट लगाऊंगा नो डाउट, ठीक है। अभी थोड़ा सा, सही कह रहे हो, चलो खैर कोई नहीं, ठीक है, लगाते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है? नहीं होगा। अब मैं एमटीपी की बात, हाँ हाँ सॉरी, पहले कर दूं पूरा। अब मैं बात करता हूँ बैरियर मेथड, तो बैरियर मेथड में तो कुछ है ही नहीं, बैरियर मेथड में मैंने दो चीजें बताई थी, ठीक है, कॉन्डोम और फीमेल कॉन्डोम, फेमिडोम, ठीक है, और वॉल क्या नाम है, ठीक है, सर्विकल कैप, ठीक है, और डायफ्राम। तो ये एक तरीके से बैरियर का मतलब है इंटरेक्शन को रोकते हैं, गैमीट के इंटरेक्शन को आपस में रोकते हैं, ठीक है। जिसमें मैंने बताया था एसटीडी और एचआईवी से प्रोटेक्शन में, ठीक है, किसका रोल होता है, ओनली 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 दिस, ठीक है, दिस वन। तो किसी और कोई भी मेथड ऐसा नहीं है जो एचआईवी और एसटीडी से आपको प्रोटेक्ट करने में कैपेबल है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ओके। इसके बाद हमने बात की थी बैरियर के बाद केमिकल मेथड, स्पर्मिसाइडल होते हैं, फिर मैंने बात की थी, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस मैंने बताया था, 4 पॉइंट बताए थे, उनको कभी मत भूलना। ऐसे युक्तियां, ऐसी डिवाइस जिनको यूट्रस में इंप्लांट किया जाता है, क्या सेल्फ इंप्लांट कर सकते हो? नो। इसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी? एक मेडिकल मतलब एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट होगी, चाहे वो डॉक्टर हो या वो नर्स हो, ठीक है, पहला। दूसरा, अगर मैं इंट्रायूट्राइन डिवाइस की बात करता हूं, स्पेशली कैल्शियम रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस की बात करता हूं, ठीक है, तो ये करते क्या है, जब कैल्शियम बोल गया, कॉपर, तो कॉपराइन जब रिलीज होते हैं तो कॉपराइन क्या काम करते हैं, कॉपराइन जो यूट्राइन मेम्ब्रेन होती है ना उसको स्टिमुलेट करते हैं, क्या रिलीज करने के लिए? टॉक्सिक साइटोकाइंस। ये टॉक्सिक साइटोकाइंस स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देते हैं, और जब स्पर्म की मोटिलिटी सप्रेस होती है ना, जब स्पर्म की मोटिलिटी सप्रेस होती है तो समझ जाओ फैगोसिटिक सेल ज्यादा तेजी से अटैक करते हैं और ज्यादा स्पर्म को खा जाते हैं, ठीक है, यानी फैगोसाइटोसिस बढ़ जाती है, समझ रहे हो ना? हाँ, जब स्पर्म की मोटिलिटी सप्रेस होगी टॉक्सिक साइटोकाइन की वजह से, और टॉक्सिक साइटोकाइन को रिलीज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? टॉक्सिक साइटोकाइन को रिलीज करने के लिए कॉपर आइन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कॉपर रिलीजिंग डिवाइस से निकलते हैं, क्लियर है? हाँ, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं फैगोसिटिक नेचर बढ़ जाता है, और ये टॉक्सिक साइटोकाइन या कॉपर आइन गैमीट के फर्टिलाइजिंग एबिलिटी को भी घटा देते हैं। ये तो कॉपर रिलीजिंग डिवाइस हो गए, ठीक है, तो इसमें मैंने बताया भी था सेकंड पॉइंट के अंदर, ठीक है, तो कॉपर रिलीजिंग डिवाइस, ठीक है, किस तरीके से गैमीट के फर्टिलाइजिंग एबिलिटी को घटा देते हैं। फिर मैंने ये भी कहा था थर्ड पॉइंट कि अगर इंडिया के अंदर दो बच्चों के बीच में गैप रखना है
तो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल मेथड यही है, दो बच्चों के बीच में गैप रखने के लिए, ठीक है, या प्रेगनेंसी को डिले करने के लिए। एक और मैंने आपको बताया था, ठीक, अगर आपसे कहा जाए कि फीमेल्स के द्वारा पूरी इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल मेथड कौन सा है, तो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, ठीक है, इंडिया के अंदर, ठीक है। तो 4 पॉइंट मत भूलना, ठीक है। 4 पॉइंट के बाद मैंने बताया था बेटा कौन कौन सी डिवाइस पढ़नी है आपको, एक तो इनर्ट डिवाइस या नॉन मेडिकेटेड डिवाइस लिपिस लूप, ठीक है। दूसरा मैंने कॉपर आयन रिलीजिंग डिवाइस बताए थे। तीसरा मैंने हार्मोन रिलीजिंग डिवाइस बताए थे, ठीक है। तो लिपिस लूप की मैं बात करता हूं, ठीक है, ये एक तरीके से लूप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। ये, ठीक है, स्टेनलेस स्टील के भी होते हैं, पॉलीमर्स भी होते हैं, उनके भी होते हैं, यूट्रस में डाल दिए जाते हैं, तो यूट्राइन मेम्ब्रेन को अनकैपेबल बनाते हैं, मतलब इम्प्लांटेशन के, समझ रहे हो, हाँ। आप समझ, एक तरीके से इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करते हैं, बट एग्जैक्ट मैकेनिज्म अभी किसी भी बुक में मेंशन नहीं है, इसलिए वो लिखते हैं कि एग्जैक्ट, मतलब बुक में ही लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल बुक में भी लिखा हुआ है कि एग्जैक्ट मैकेनिज्म अभी इसकी अनक्लियर्ड है, ठीक है। हाँ, कॉपर आइन मैंने बता दिए, लगभग 50 माइक्रोग्राम पर डे चाहिए होते हैं, उसके हिसाब से कॉपर लोड कर दो, तो वो टॉक्सिक साइटोकाइन को रिलीज कराता है। और टॉक्सिक साइटोकाइन की अगर बात की जाती है, तो टॉक्सिक साइटोकाइंस स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देते हैं और फर्टिलाइजिंग एबिलिटी को सप्रेस कर देते हैं, ठीक है। तभी तो मैंने कहा था कि कॉपर रिलीजिंग आइन, ठीक है, कॉपर रिलीजिंग, ठीक है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस अगर 72 घंटे के अनप्रोटेक्टेड सेक्स के 72 घंटे के अंदर इंप्लांट कर दिए जाएं, तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह भी वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। हाँ, तीसरा मैंने बताया था हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस। अगर मैं हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस की बात करता हूं, तो हार्मोन हार्मोन रिलीजिंग के अंदर मोस्टली जो मेन हार्मोन होता है जो कॉन्ट्रासेप्शन का काम करता है, वो प्रोजेस्टेरॉन ही है। एस्ट्रोजन कभी भी कॉन्ट्रासेप्शन का काम नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। एस्ट्रोजन कभी भी कॉन्ट्रासेप्शन का काम नहीं करेगा, ये ध्यान रखना है। क्लियर, बिल्कुल, हाँ। ऑलवेज प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन सपोर्टिंग है, ओनली सपोर्टिंग, ठीक है। अगर मैं प्रोजेस्ट्रॉन की बात करता हूं, ठीक है, समझना, जो मार्केट में अवेलेबल है डिवाइस, वो LNG-20 के नाम से हैं और लीवोनॉर्जिस्ट्रॉल के नाम से आती हैं, ठीक है, जिसमें सिंथेटिक प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है, दोनों के अंदर होता है, ठीक है, और सिंथेटिक प्रोजेस्ट्रॉन होता है ये लीवोनॉर्जिस्ट्रॉल, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात, हाँ। तो अगर मैं हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस की बात करता हूं, जिनको यूट्रस में इंप्लांट कर दोगे, तो ये हार्मोन स्पेशली प्रोजेस्ट्रॉन, ब्लड में लेवल बढ़ जाएगा इसका। अगर ब्लड में प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल बढ़ रहा है, तो ये क्या करेगा, नॉर्मल कैसे प्रोजेस्ट्रॉन का बढ़ता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के टाइम पर जो भी चीजें होती है वो सारा काम करेगा ये बढ़ा हुआ प्रोजेस्ट्रॉन। ये बढ़ा हुआ प्रोजेस्ट्रॉन सबसे पहले सर्विकल म्यूकस को, ठीक है, थिक करेगा, समझना मेरी बात, थिकनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है सर्विकल म्यूकस की, ठीक है। धीरे धीरे इसको थिक करेगा, और जब ज्यादा थिक हो जाएगा तो स्पर्म के लिए वो हिंड्रेंस क्रिएट करेगा क्रॉस करने के लिए, तो एक तरीके से वो गेट बन गया। अब वहां पर एक ब्लॉक हो गया, एक प्लग बन गया जहां से स्पर्म क्रॉस नहीं कर पाएंगे, एक तो ये काम हो गया। बढ़ा हुआ प्रोजेस्ट्रॉन, एक मिनट, फेलोपियन ट्यूब जो होती है ना, तो फेलोपियन ट्यूब में कॉन्ट्रेक्टाइल एबिलिटी होती है, ठीक है, और सिक्रेटरी एबिलिटी भी होती है जो फर्टिलाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो इस कॉन्ट्रेक्टाइल एबिलिटी और सिक्रेटरी एबिलिटी को भी सप्रेस कर देता है बढ़ा हुआ प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है। और ये बढ़ा हुआ प्रोजेस्ट्रॉन GnRH के सिक्रेशन को इनिबिट करता है, इससे LHFSH नहीं निकलेंगे, और LHFSH नहीं निकलेंगे तो आप समझ गए, LH ना निकलने की वजह से ओव्यूलेशन नहीं होगा, LH ना निकलने की वजह से, ठीक है, समझ रहे, ल्यूटियल एक्टिविटी नहीं होगी, LH ना निकलने की, FSH ना निकलने की वजह से डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल नहीं होगा, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल नहीं होगा तो एस्ट्रोजन नहीं निकलेगा, मतलब एस्ट्रोजन का लेवल नहीं बढ़ेगा, और एस्ट्रोजन नहीं बढ़ेगा तो एंडोमेट्रियम थिक नहीं होगी, समझना मेरी बात। तो इनडायरेक्टली अगर GnRH नहीं निकल रहा तो सब चीजें नहीं होंगी और मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएगी, सिंपल सी बात। अब बताओ समझ में आ गया, हाँ, LNG-20 बिल्कुल सही। यहां तक कोई डाउट, अब बताओ यहां तक कोई डाउट, यस या नो में उत्तर दो।
थोड़ा सा अनकंफर्ट हो रहा था, मैंने पहन ही लिया है ना, चलो कोई नहीं, ठीक है चलो, ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। फिर मैंने बताया था, अगर इंट्रा यूट्राइन डिवाइस की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, तो हार्मोन जब रिलीज होगा तो सब कुछ ब्लॉक हो जाएगा, पर एक ही साइड इफेक्ट है, एक फीमेल बेचारा सब कुछ रुका पड़ा है उसका, ठीक है, आप समझ, सब कुछ रुका पड़ा है, तो नॉर्मल है, कोई प्रेगनेंसी है ही नहीं, फिर भी उसको फील कर रही है कि यार, समझ रहे हो ना, वॉमिटिंग आ रही है और मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकी हुई है, उसका बीएमआर डिस्टर्ब हो गया है, सर दर्द हर मेंटेन रहता है, तो इतने साइड इफेक्ट थे इन डिवाइस के, और ब्रेस्ट कैंसर तो उस समय जो बूम तेजी से फैला था उन्हीं की वजह से फैला था, ठीक है, तो ये सब चीजें मतलब कहीं ना कहीं समझ रहे हो ठीक नहीं थी, बट क्या करें, तभी गवर्नमेंट ने आकर के माला डी की उसकी सहेली की खोज की, ठीक है, जो नॉन स्टेरॉयडल थी, वो भी एक पैरेलल चली, पर साइड इफेक्ट तो सभी के होते हैं, ये तो है, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात। क्या कहना चाह रहा है? हाँ, क्लास कराते समय पहनूंगा मैं, मुझे लगा एक्चुअली डॉक्टर ने कहा था ना कि मतलब पहनना मत, आप पहनोगे तो वो मतलब आपके हाथों में सर्कुलेशन बढ़ने दो, सर्कुलेशन बढ़ेगा तो रिकवरी और फास्ट होगी, तो मैंने कहा ट्राई करता हूँ, जस्ट अभी की बात है, ठीक, इसलिए तो कोशिश की मैंने, बट अभी एकदम नहीं, ठीक है, अभी पहनना ही पड़ेगा, मुझे भी लग रहा है, ठीक है। हाँ ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट था बेटा? ये तो हो गए इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। अब हमने बात की ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल भी बाद में इसको रिप्लेस किया, तो वही हार्मोन रिलीजिंग, ठीक है, लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल कंटेनिंग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आ गए, इनको मिनी पिल बोलते थे। अब अंतर ये था कि इसके लिए किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, किसी को, किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है, चुपचाप से आप पत्ता लाए, ठीक है, चुपचाप से एक गोली रोज खाना चालू कर दी, ठीक, ग्रामीण क्षेत्र थे, कहाँ कैसे पॉसिबल थी, तो ये जो गवर्नमेंट के जो होते थे लोग, ठीक है, एक कैंप लगाते थे, वो घर घर जाकर के उनकी जो लेडीज होती थी वो उन पत्तों के बंडल सप्लाई करते थे, मतलब घरों में जाकर के, गवर्नमेंट का प्रेशर था ये बहुत ज्यादा कि इनको घर में जाके दो, ये एक थोड़ा सिंपल है, इसके लिए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो खूब बिकी ये गोलियां, ठीक है, रोज खानी होती थी, 30 के 30 दिन, समझ रहे हो, रोज पर डे खानी है, पर अगेन वही दिक्कत है, ठीक है, जब फीमेल्स खाते थे तो उनको दिक्कतें बहुत होती थी, ठीक है, तब दिमाग लगाया कुछ ऐसा करो कि फीमेल को फील हो कि सब कुछ नॉर्मल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलनी चाहिए, तो उसके लिए क्या काम किया, इस जो टैबलेट का पैकेट था उसको डिजाइन किया 28 डेज के लिए, जिसमें 21 टैबलेट रखे गए, जिसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों का कॉम्बिनेशन था, समझना, और बिल्कुल लेवल उसका हर दिन के हिसाब से उसके अंदर दोनों का कंपोजिशन अलग अलग था, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान होता है, ठीक है, एस्ट्रोजन बढ़ता है फिर धीरे धीरे घटता है, प्रोजेस्टेरोन धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है, एस्ट्रोजन उस समय बढ़ता है, तो सेम वही पैटर्न में हर दिन की टैबलेट के अंदर इनके कंपोजिशन में अंतर था, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5वें दिन से इसको स्टार्ट करना होता था, और 25वें दिन तक इसको लेना होता था, फिर 7 दिन ये टैबलेट नहीं लेने होते हैं, तो 7 दिन ना लेने की वजह से क्या होगा, क्योंकि एस्ट्रोजन साथ दे रहे हो, एंडोमेट्रियम बन रही होगी, तो एंडोमेट्रियम टूटेगी जब नहीं मिलेगा एस्ट्रोजन, तो ठीक है, तो सिंपल सी बात है, 7 दिन जैसी टैबलेट रोकी जाती है, एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो फिर चालू हो जाता है, ठीक है, पर समस्या क्या आई, वो 7 दिन के बाद कब स्टार्ट करना है भूल जाते थे, तो गवर्नमेंट ने उन 7 दिनों के अंदर भी आयरन पिल उसके अंदर इम्प्लांट कर दिए, आयरन पिल डाल दिए, समझ रहे हो, अब इससे ये फायदा हुआ कि आयरन के पिल उसके अंदर आ गए, ठीक है, उससे अब फीमेल को भूलना नहीं है कि ये खाओ बस, उसके बाद ये कंटिन्यू खाओ, फिर चालू कर दो, तो इससे क्या होगा, फीमेल नॉर्मल थे, उनको लग रहा था सब कुछ नॉर्मल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है, ठीक है, जो हेडेक था वो खत्म हो गया, और सब कुछ नॉर्मल फील हो रहा है, तो ये कंबाइंड पिल कहलाई, जो काफी बिके, ठीक है, तो ध्यान, कितने दिन नहीं खाए जाते, 7 दिन, किस दिन से स्टार्ट करते हैं, आप बोलोगे 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, किस दिन तक खाते हैं, 25th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, कितने टैबलेट होते हैं इसके अंदर, ठीक है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन के 21 टैबलेट होते हैं, जो गैप था उसमें कौन से टैबलेट डाल दिए गए, आयरन पिल डाल दिए गए, कितने थे, 7 थे, ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं जो आप उड़ा दोगे। फिर इसके बाद आए इंजेक्टेबल, उसमें भी डिम्पा, ठीक है, डिपोट मिड्रॉक्सी, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, एक ऐसा मतलब प्रोजेस्टेरोन है जिसको कॉम्बिनेशन में बनाया, जो धीरे धीरे ब्लड में रिलीज होता है, 1 मंथ का इंजेक्शन, 2 मंथ का इंजेक्शन, 3 मंथ का इंजेक्शन, डिफरेंट टाइप के इंजेक्शन आते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट इसको प्रोवाइड कराया कि भाई इंजेक्शन लो, ठीक है, क्योंकि जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, कंट्रोल भी करना है, ठीक है, गवर्नमेंट इसका कोई चार्ज नहीं लेती, ठीक है, तो डिम्पा आपको याद रखना है। फिर मैंने बात बताया इम्प्लांट, जिसको हम बोलते हैं नॉर प्लांट, ठीक है, नॉर प्लांट सब डर्मल, क्योंकि एपिडर्मिस में तो ब्लड होता ही नहीं है, डर्मिस में ब्लड होता है, और डर्मिस के नीचे इसको इम्प्लांट किया जाता है फोर आर्म में, ठीक है, तो फीमेल के फोर आर्म में 6 सिलिका के कैप्सूल होते हैं, जिनमें वही
प्रोजेस्टेरॉन होता है। तो पर ये था झंझट खत्म, फ्रीडम 5 के नाम से आ रहे हैं, 5 साल की मुक्ति, ठीक है, समझ रहे हो। और पर साइड इफेक्ट तो सबके हैं। पर अगर मैं फेलियर रेट पूछूं तो इम्प्लांट, जिसको हम नॉर प्लांट बोल रहे हैं, इसका फेलियर रेट पॉइंट्स के अंदर है, यानी सबसे ज्यादा मतलब सक्सेसफुल यही है, पर साइड इफेक्ट तो हैं भाई सबके, ठीक है। चलो फिर इसके बाद हमने बात की थी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में मैंने बताया, पहला तो आप कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस को भी आप इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की तरफ यूज कर सकते हो 72 घंटे के अंदर अगर इम्प्लांट करा दिया तो, या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का लेवल 72 घंटे के अंदर अचानक से बढ़ा दो। अगर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का लेवल तेजी से बढ़ा दिया, ठीक है, तो नेचुरल प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन निकल रहा था ना, उसका सीक्रेशन सप्रेस हो जाएगा, एबॉर्शन हो जाएगा, मतलब एक तरीके से इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का काम हो जाएगा। हाँ, इससे भी काम नहीं बन रहा तो मैंने बताया था एक जर्मन टैबलेट आती है RU486, ठीक है, मिफीपेरिस्ट्रॉन, एंटी प्रोजेस्टेरोन एक्टिविटी रखती है, ठीक है, एबॉर्शन में भी, और ये मतलब समझ रहे हो ना, मॉर्निंग आफ्टर पिल बोलते हैं उसको, ठीक है, उसको यूज करते हैं, IPL के नाम से आती है। समझ गए होगे ना मेरी बात? हाँ, यहां तक कोई डाउट इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव तक? ठीक है, फिर हमने बात की टेम्परेरी हो गई, परमानेंट की बात करते हैं। परमानेंट में दो ही है, गवर्नमेंट उसको फ्री ऑफ कॉस्ट करती है, ठीक है, वासेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। समझना मेरी बात, वासेक्टोमी में वास डिफरेंस को कट करके पहले टिल्ट किया जाता है, बाइंड किया जाता है, फिर कट किया जाता है, और ट्यूबेक्टोमी में फैलोपिन को कट करके टिल्ट किया जाता है। वासेक्टोमी इमीडिएटली इफेक्टिव नहीं होती, ट्यूबेक्टोमी इमीडिएटली इफेक्टिव होती है। वासेक्टोमी में इरेक्शन और पेनिस में कोई दिक्कत नहीं आती, इनसेमी समझ रहे हो, और सीमेन के निकलने में कोई दिक्कत नहीं आती, पर सीमेन विदाउट स्पर्म होंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। मेंस्ट्रुअल उधर फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई दिक्कत नहीं आती, मतलब सब कुछ नॉर्मल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस गैमीट निकल रहे हैं पर आपस में फ्यूज नहीं कर रहे, बीच में एक खाई बना दी गई, बैरियर बना दिया गया, बस। समझ में आ गया? तो वासेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, और इसके बाद हमने बात की थी लास्ट, अब करेंगे MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये एनसीईआरटी की 4 पॉइंट मैंने लिखे हैं जिनमें बहुत क्वेश्चन आता है। तो एक तो बात आती है कि MTP है क्या, ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, समझ रहे हो, यानी एक तरीके से मेडिकल की, ठीक है, टर्मिनोलॉजी के अंदर आप मतलब मेडिकल टर्मिनोलॉजी है जिसमें आप टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर रहे हो मेडिकली। एक तो एबॉर्शन हो गया, ठीक है, एक आप मेडिकली प्रेगनेंसी को, या सिंपल सी बात है, इंटेंशनली, जानबूझ के, इंटेंशनली जानबूझ के, ठीक है, आप मेडिकली इंस्ट्रूमेंटेशन के द्वारा आप एबॉर्शन करा रहे हो, ठीक है, इसी को बोलते हैं MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और तुम्हें जान के मतलब ताज्जुब हो सकता है, ठीक है, डेटा अगर ऐसा एनसीईआरटी का है तो रियल में तो बहुत खतरनाक डेटा होगा। 40 से 50 मिलियन MTP, मैं समझ रहा हूं, मैं 1-2 लाख की बात नहीं कर रहा, 40-50 लाख की भी बात नहीं कर रहा, 40 से 50 मिलियन MTP एक साल में होती हैं। समझ रहे हो? अगर सोचो ये MTP ना हो रही हो तो मतलब दुनिया की जो ग्रोथ है ना वो और कहां हो। ऐसा नहीं कि MTP ग्रोथ कंट्रोल करने का कोई मेथड है ना, ये ऑटोमेटिकली हो रही हैं, ऑटोमेटिकली हो रही हैं भाई। मैंने कहा रेप केस हो गए तो MTP हो रही है, ठीक है, कोई कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस फेल हो गई तो MTP लोग कराते हैं, ठीक है, बेबी अचानक से कंसीव कर लिया, ठीक है, नहीं चाहते थे, MTP कराने पड़ेगी, ठीक, गलतियां हो जाती हैं, ठीक है, समझ रहे हो, MTP कराने पड़ेगी। तो बहुत सारे कारण हैं MTP के, आप समझ रहे हो, तो इनडायरेक्टली बहुत सारी MTP हो रही हैं। अगर दुनिया के लेवल पे देखोगे तो जितने बच्चे पैदा होते हैं दुनिया के अंदर एक साल में, उसका 20%, 1/5 MTP हो जाती हैं। सोचो, MTP 1/5, समझ रहे हो, 45 से 50 मिलियन MTP हर साल हो रही हैं। इंडिया की बात नहीं कर रहा, दुनिया की बात कर रहा हूं अभी मैं, ठीक है। जो बेबी कंसीव होते हैं उनका 20%, 1/5 पार्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको ध्यान रखनी है। नियरली 45 से 50 मिलियन MTPs आर परफॉर्म्ड इन अ ईयर ऑल ओवर द बर्ड। समझ रहे हो, वर्ड की बात चल रही है। जो टोटल कंसीव जितनी भी होती है ना, उनका 1/5 होता है, जितनी कंसीव प्रेगनेंसी होती है उनका 1/5, यानी जितने बच्चे पैदा, समझ रहे हो,
उसका 1/5 अकेला यही है, MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। वो तो टेक्नोलॉजी अब आ गई है, नहीं पहले के टाइम पर तो एबॉर्शन जब होते थे तो माँ की डेथ होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती थी। जैसे लोगों को पता तो होता नहीं था एबॉर्शन कराना है, एबॉर्शन के लिए स्पेशल मेडिकल प्रैक्टिशनर की मतलब दाई माँ के थ्रू करा देते थे। स्कैल्पल मेथड होते थे कि बच्चा बड़ा हो गया है तो पहले बच्चे को, समझ रहे हो ना, मारा जाता था, फिर टुकड़े टुकड़े करके निकाले जाते थे, उसका पैर खींच के निकाल लिए, फिर उसका समझ रहे हाथ खींच के निकाले तोड़ करके, बॉडी के एक पार्ट को कलछुली से तोड़ तोड़ कर निकाल रहे हैं, इस तरीके से होता था। और जब बच्चा बड़ा हो जाता था उसका और मदर का कॉम्बिनेशन प्लेसेंटा बहुत स्ट्रांग हो जाता था, तो एक मानो एक तरीके से ऐसे स्कैल्पल आते थे, स्कैल्पल मेथड कहते थे, खरुच खरुच के निकालते थे, जिस वजह से फीमेल के अंदर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाती थी यूट्रस से और डेथ हो जाती थी। तो उस समय मतलब बहुत सारे केस थे कि लोग इतने पागल थे कि अगर फीमेल फीटस है तो भाई अबॉर्शन कराना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, ये इसका जन्म नहीं होना चाहिए, ठीक है, चाहे जिंदा रहे या मर जाए उससे हमें मतलब नहीं है, बच्चा नहीं आना चाहिए फीमेल। ये एक जमाना था, ठीक है, जब एक वो नाटक भी आता था, इस देश ना आना मेरी लाड़ो, ठीक है, उस समय मतलब, और राजस्थान के अंदर प्रथा बड़ी खतरनाक थी, उस नाटक में भी दिखाया है, ठीक है, रियल में भी ऐसा था, ठीक है, क्योंकि कई मैंने पूछा मैंने बच्चों से, जो क्योंकि उस समय हम कोटा में भी थे और बहुत लोगों से डिस्कस भी करते थे, ठीक है, तो लोग कहते थे हाँ भाई राजस्थान के अंदर तो बहुत टाइटनेस थी, और तुम भी राजस्थान में कई बच्चे होंगे जिनको पता होगा कि हाँ उस समय वास्तव में ऐसा होता था, ठीक है, मतलब मेल डोमिनेंसी बहुत ज्यादा थी, समझ रहे हो। दीपक कुमार यादव, अध्यात्म जरूरी है पर समय पर, हर चीज का समय होता है। बात बात दीपक लिखता है कि हाँ अध्यात्म जरूरी है, मैं भी मानता हूँ, ठीक है, आप किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हो एक समय के बाद वो जरूरी है, पर वहां तक पहुंचने के लिए पहले आपको अपनी पोटेंशियल एनर्जी, यानी अभी समय आपका कुछ बड़ा करने का है, ध्यान रखना। अध्यात्म का मतलब देखो, अध्यात्म का मतलब है एक चित्त होना, एक फोकस करना, ये तो है मेडिटेशन क्या करना है। अगर मैं आपको पढ़ाने में मेडिटेट करता हूं, यानी भूल जाता हूं मेरे आसपास नगाड़े बज रहे हैं, मैं इतनी शिद्दत से पढ़ा रहा हूं आपको, मैं भूल गया सब कुछ, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है भूल गया मैं, तो ये मेडिटेशन है। मैं, मुझे पता है कि मेरी ब्रीदिंग किस तरीके से हो रही है, मैं खड़ा हूं मेरा पोस्चर मुझे पता है, मैं अवेयर हूं, तो ये तो मेडिटेशन है, ठीक है, आप समझ रहे हो। तो अभी आपके सामने जो अध्यात्म है वो है नीट का एग्जाम पूरा फोकस करके मेडिटेट करके निकालना। नीट का एग्जाम निकालने के बाद, ठीक है, अगर आप अध्यात्म में, जैसे बच्चा बार बार लिख रहा है, वो यादव है, क्या नाम है बच्चे का, ठीक है, कि बहुत जरूरी है, तो मैं तुझसे ये कहूंगा अभी क्या जरूरी है, समय किस चीज के लिए है, समय है कुछ बड़ा करने का, समय एक बड़ा डॉक्टर बनने का, समय है दुनिया की सेवा करने का, ठीक है, अगर तुम वास्तव में आध्यात्मिक जाना चाहते हो, ठीक है, समय है, अगर मौका मिले, ठीक है, तो आप पैरेलल अर्निंग भी करो, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा पैसा कमाना गलत नहीं होता, ठीक है, उस पैसे को गलत डायरेक्शन में लगाना, ठीक है, शराब पी रहे हो, उड़ा रहे हो उधर उधर, गंदे कामों में यूज कर रहे हो, ये गलत है। पैसा कमाओ, उसको अच्छी डायरेक्शन में लगाओ, जहां हो सकता है पॉसिबिलिटी करो ना आप, ये अध्यात्म है भाई, ठीक है। तो अध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि चोला पहन करके बैठ जाओ, या आप जो भी अपना जो आप, ठीक है, हर किसी के रिलीजन में अलग अलग आध्यात्मिक तरीके से लोग होते हैं, ठीक है, वो अपनी तरीके से कर रहे हैं, वो नहीं है, ठीक है, आप समझना, क्योंकि आपको मतलब एक एक समझ लो एक मिला है कुछ करने का मौका, उसको यूटिलाइज करो, ठीक है, जब आपकी उम्र 50 क्रॉस कर जाए तो धीरे धीरे उस ट्रैक पर आने की कोशिश करो, ठीक है, और आगे जाकर के जब वो अवस्था आएगी तो आप एकदम साइलेंस में चले जाओ, ठीक है, टोटली मेडिटेट हो जाओ, पर एक दिन नहीं, एकदम कोई चीज नहीं होती, उसके लिए प्रैक्टिस अभी से करनी पड़ती है, तो प्रैक्टिस करो, ठीक है, और प्रैक्टिस का मतलब है, जैसे बच्चे कहते हैं ना कि अगर मैं पढ़ रहा हूं तो इतना मेडिटेट होके पढ़ रहा हूं कि पढ़ ही रहा हूं, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता टाइम क्या हो गया, दिस इज अ मेडिटेशन, दिस इज अ पूजा, वर्शिप, ठीक है, आप पूजा कर रहे हो भाई, ठीक है, तो एक्चुअल में मतलब पढ़ना ही एक बहुत बड़ी पूजा है, ठीक है, आप अपना जो काम करते हो वो बहुत बड़ी पूजा है, शिद्दत से कर रहे हो तो, ठीक है, तो आप समझ गए ना मेरी बात। हाँ, तो अपना जो भी काम करो, जो भी काम करो जो लोगों के हित में हो, ठीक है, इंसानियत के हित में हो, क्योंकि इंसान हो, ह्यूमिनिटी है तुम्हारे अंदर, ठीक है, तो उसको चीजों को यूटिलाइज करो ना उधर जाकर के। तभी मैं कहता हूं कि आपका डॉक्टर बनना बहुत जरूरी है, बहुत गंदगी है इस फील्ड के अंदर, सफाई करना बहुत जरूरी है, उसमें आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है, तो समझ में आया, गंदगी है, पर आप सोचो कि मैं अध्यात्म में चला जाऊंगा तो गंदगी साफ हो जाएगी ना, गंदगी और बढ़ जाएगी, आपको जाना पड़ेगा वहां पर, तो ये भी अध्यात्मी है उस गंदगी को साफ करने के लिए, ठीक है, और सबसे ज्यादा गंदगी मेडिकल फील्ड में है, बहुत गंदगी है, बहुत ज्यादा गंदगी है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इतनी गंदगी है, तो उसमें आप लोगों को जाना पड़ेगा। चलो,
ठीक है, उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। राक्षस बन चुके हैं डॉक्टर, राक्षस, ठीक है, रिप्लेस करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है, वो है असली अध्यात्म, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो स्कैल्पल मेथड जो था उसमें मदर के यूट्रस से बच्चे को खुरुच खुरुच के निकाला जाता था, जिससे ब्लीडिंग की वजह से उसकी डेथ हो जाती थी। बट आगे जाके टेक्नोलॉजी बढ़ी, ठीक है, टेक्नोलॉजी बढ़ी तो अब आज के डेट में तो आर यू, ठीक है, ये मिफीपेरिस्टोन सबसे ज्यादा 486 मिफीपेरिस्टोन सबसे ज्यादा यूज होती है अबॉर्शन के अंदर, ठीक है। वैक्यूम मेथड होता है, एक वैक्यूम मशीन लगा देते हैं, बच्चे को टुकड़े करते हैं, फिर वैक्यूम से खींच लेते हैं उसको। भाई इतनी खतरनाक तरीके से मतलब एबॉर्शन होते थे उस टाइम पर कि आप सुन लोगे तो समझ ना, धज्जियां उड़ जाएंगी दिमाग की, ठीक है। और डॉक्टर ही करते थे, कोई बाहर का नहीं था, ठीक है। जब उनको एक सूटकेस में पैसे मिल जाते थे तो, पर कोई डॉक्टर मतलब पैसा है इनके पास, समझ रहे हो, सुकून नहीं है, शांति नहीं है, खुशी नहीं है, समझ रहे हो, वो बेकार है, जीरो है, सब कुछ जीरो है, ठीक है। लोग पैसा किस लिए कमाते हैं? सुकून के लिए, सुकून आराम के लिए, पर एक्चुअल में वही नहीं मिलता और सब मिल जाता है, ठीक है। इसलिए मैं जो करना शिद्दत से करना, पैसा भी आएगा, ठीक है, उसको सही डायरेक्शन में यूटिलाइज करना है तो वहां भी करो, ठीक है। पहले अपने को इंप्रूव करो, अपनी फैमिली को इंप्रूव करो, ठीक है, फिर अपने आसपास के एटमोसफियर को इंप्रूव करो, फिर दुनिया को अपनी सबको इंप्रूव करो, ठीक है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि एकदम ध्यान का मतलब साइंस में बैठ जाना, ठीक है। और मेडिटेशन हर समय हर किसी को करना चाहिए। ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाता है, आपके ब्रेन की कैपेबिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है, आपके न्यूरॉन को एक्टिवेट करता है, आपकी थर्ड आई पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, ठीक है। आपके कह सकते हो इंटरनल जो एनर्जी का सोर्स है उसको बढ़ाता है, आपकी वर्क कैपेसिटी को बढ़ाता है, ठीक है। तो वो करो, जैसे बच्चा बार बार लिख रहा है, समझ रहे हो। हाँ, जो भी आप करो पर बोलो मत, ये अपने मन में रखो, जो बच्चा लिख रहा है ना। अच्छा, रोहित यादव, हाँ बेटा लिखो मत, ठीक है। ये कमिटमेंट अपना अपने से करो, ठीक है, और जब भी करो किसी को मत बताओ। जब आप बताओगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी आपकी डाउन हो जाएगी, ठीक है, वो होगा नहीं फिर उतना उतनी शिद्दत से। अपने अंदर रखो, अपनी नोटबुक में लिखो, जहां लिखना है कि मुझे ये करना है, ये मेरा गोल है, मेरा टारगेट है, ठीक है। तो देखो तुम, क्या तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे काम के अंदर ऑटोमेटिकली शिद्दत से जुड़ जाएंगे, वो काम हो जाएगा मतलब इम्पॉसिबल होते हुए हो जाएगा। पर आपकी इंटेंशन अगर सही है, ठीक है, आपका देह सही है, आपका टारगेट सही है, आप सही जगह एनर्जी लगा रहे हो, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है आपको रोक ले, ठीक है। चलो, ठीक है। तो एक समस्या क्या है, जैसे मैंने बताया, इस देश ना आना मेरी लाड़ो, ठीक है। तो लोग क्या करते थे कि बहुत ज्यादा फीमेल फीटिसाइड के केस बढ़ रहे थे, तो गवर्नमेंट ने क्या काम किया कि इस चीज को लीगली किया। लीगली का मतलब क्या है, जैसे अगर किसी गर्ल्स के संग कुछ गलत हो जाता है और बेबी कंसीव हो जाता है तो वो अबॉर्ट करा सकती है, जबरदस्ती उसको कंसीव नहीं करना, वो अबॉर्ट करा सकती है। कोई कपल है, ठीक है, अभी इतना नहीं कैपेबल कि उस बच्चे को सर्वाइव कर ले, ठीक है, हो गया, या कोई कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस फेल हो गई, ठीक है, एबॉर्शन करा सकते हैं। या मदर कमजोर है, वो बेबी को कंसीव नहीं कर सकती, या बेबी एबनॉर्मल है, तो आप एबॉर्शन करा सकते हो। तो गवर्नमेंट ने कहा इसको लीगलाइज करते हैं। लीगलाइज का मतलब है जहां जरूरी है वहां एबॉर्शन होगा, जहां जरूरी नहीं है और फिर भी लोग फीमेल सेक्स को आइडेंटिफाई करके एबॉर्शन कराते हैं तो उनको तगड़ा पनिशमेंट मिलेगा, तो उसको लीगलाइज करना जरूरी था। संविधान लीगलाइज, लीगल समझ तो लीगल, ठीक है, इसका पर्टिकुलर एक्ट बनाया, इस एक्ट के अकॉर्डिंग इस तरीके से, ठीक है, इसको लीगलाइज किया। अब क्वेश्चन आता है लीगलाइज कब किया इसको? 1971 में इसको लीगलाइज किया, ठीक है। तो इस टेक्निक को लीगलाइज हमने किया था 1971 में, ठीक है। अब उसमें यह भी प्राविधान रखा गया कि ये सेफ कब तक है। भाई आपको अगर कोई चीज पता करनी है बच्चा एबनॉर्मल है क्या है, तो पहले के 3 महीने के अंदर सब कुछ पता कर लो, जो पता करना है पहले के 3 महीने में, क्योंकि 3 महीने बाद पता करोगे तो मदर के लिए रिस्क बढ़ जाएगा उस समय के हिसाब से। अब तो टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, ठीक है। तो ये सेफ कब तक है? सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहले 3 महीने, समझना, अप टू 12 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी, आप समझ रहे हो, अप टू 12 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी, क्लियर है बिल्कुल, हाँ, अप टू 12 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी, समझ में आया? यस, ये सेफ है। इसके बाद जैसे जैसे प्लेसेंटा बड़ा होता चला जाता है ना, तो मदर और फीटस के बीच में जो कनेक्शन है बहुत स्ट्रांग होता चला जाता है, और कनेक्शन जितना स्ट्रांग होता चला जाएगा ना, फिर जब उनको तोड़ोगे तो ब्लीडिंग उतनी ज्यादा होगी, मदर की डेथ की प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं बस यही पॉइंट्स, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। अब एनसीईआरटी, नई एनसीईआरटी आई थी तो उसने ये कुछ पॉइंट ऐड किए थे। उसमें एक तो पूछा जाएगा कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग, लेटेस्ट एक एक्ट आया
लीगली किया तो एक पहले लीगली तो कर लिया था 1971 में, फिर बाद में लेटेस्ट उसका अपडेट किया है उसको, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है। आज की डेट में फर्स्ट ट्राइमेस्टर ही नहीं, आप सेकंड ट्राइमेस्टर में भी एबॉर्शन करा सकते हो, गवर्नमेंट ने टेक्नोलॉजी बढ़ा दी है। तो अभी लेटेस्ट अपडेट किया है इन्होंने, ठीक है, गवर्नमेंट ने। तो उसके अकॉर्डिंग 2017 17 अमेंडमेंट एक्ट 2017 ये पूछेगा, ठीक है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का जो एक्ट आया है 2017 में आया, बस एक ये लाइन ध्यान रखनी है। ये आएगा, क्वेश्चन आया नहीं अभी तक, लेटेस्ट न्यू एनसीईआरटी में एड ऑन हो गया है, क्वेश्चन नहीं आया, आएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, आएगा। क्लियर है? तो ये एक्ट ध्यान रखना है आपको। अब कंडीशन बताइए कि अगर मदर इनकैपेबल है उस बच्चे को कंसीव करने के लिए, एबॉर्शन हो सकता है, ठीक है। पहले ट्राइमेस्टर तो चलो, सेकंड, एक मिनट, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो छोड़ो, सेकंड ट्राइमेस्टर में भी आप एबॉर्शन करा सकते हो, टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट अ प्रेगनेंसी मे बी टर्मिनेट ऑन द सर्टेन कंसीडर्ड, ठीक है, ग्राउंड विद इन द फर्स्ट वीक। भाई आप फर्स्ट 12 वीक में भी करा सकते हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, या बट मोर देन 12 वीक, 12 वीक के बाद भी करा सकते हो, पर 24 वीक से पहले, शर्त है, समझना। पहले ट्राइमेस्टर में भी करा सकते हो या दूसरे ट्राइमेस्टर में करा सकते हो। अगर पहले ट्राइमेस्टर में कराना है तो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की, ठीक है, परमिशन सफिशियंट है। पर अगर सेकंड ट्राइमेस्टर में आप एबॉर्शन करा रहे हो तो आपको कम से कम 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की परमिशन लेने पड़ेगी, ऑथेंटिक, ठीक है, और वहां से मिलेगा, परमिशन मिलेगा, तभी आप करा सकते हो, नहीं तो ये इलीगल माना जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, फर्स्ट 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी ऑन द ओपिनियन ऑफ वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। हाँ, अगर 12 से ज्यादा, 24 से कम है, ठीक है, तो केस अलग है, तो यहां पर कम से कम 2, बट ठीक है, कम से कम 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, नहीं तो वो इलीगल माना जाएगा, समझ रहे हो। हाँ, वो इलीगल माना जाएगा। लीगल दो बार समझ में आ गया, एक तो कौन सा एक्ट है 2017 में, ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी का एक्ट आया, उसमें कुछ संशोधन किए कि आप पहले ट्राइमेस्टर में भी करा सकते हो, एक डॉक्टर की परमिशन चाहिए, दूसरे ट्राइमेस्टर में भी करा सकते हो, पर कम से कम 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की परमिशन चाहिए, ये चेंज किया उसमें। और कंडीशंस भी लिखी होनी चाहिए, क्यों करा रहे हो, कारण क्या है, कारण क्या है, मदर की तरफ से कोई कारण है या बच्चे की तरफ से कोई कारण है, ये पता करना होगा, ठीक है, ठीक है। तो समझना, कंडीशन ऑफ द प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व रिस्क टू द लाइफ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है, जैसे, ठीक है, कोई या, ठीक है, ग्रेव इंजरी, फिजिकल या कोई मेंटल हेल्थ हो गई, ठीक है, समझना मेरी बात, समझना मेरी बात, कोई इंजरी हो गई, एक्सीडेंटल केस हो गया, अबॉर्शन करा सकते हो, मेंटल इशू आ गया, बच्चे को कंसीव नहीं कर पाएगी, तो कराना पड़ेगा आपको अबॉर्शन, कोई तरीका ही नहीं है। हाँ, अगर रिस्क बच्चे को है, ठीक है, जो चाइल्ड बॉर्न हो रहा है, ठीक है, उसको रिस्क है, समझ रहे हो, वुड सफर फ्रॉम द सच फिजिकल और मेंटल एब, ठीक है, एबनॉर्मलिटीज, फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटीज से वो कहीं ना कहीं ग्रसित है, बच्चा एबनॉर्मल है, आप एबॉर्शन करा सकते हो, समझ में आ गया। तो एबॉर्शन मदर की तरफ से भी हो सकता है, मदर को रिस्क है, एबॉर्शन अगर बच्चे को रिस्क है तो भी हो सकता है, ठीक है। एबॉर्शन पहले ट्राइमेस्टर में भी हो सकता है, दूसरे ट्राइमेस्टर में भी हो सकता है, पहले ट्राइमेस्टर में एबॉर्शन के लिए एक डॉक्टर की परमिशन, दूसरे ट्राइमेस्टर में एबॉर्शन के लिए 2 डॉक्टर की परमिशन। और एक्ट कब आया 2017 में, लीगली कब किया 1971 में। अब बताओ, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, मैंने सारी बातें बता दी, यहां तक कोई डाउट। सेकंड ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर में 2 डॉक्टर तो पूरी इसके लिए चाहिए चाहिए होती हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर रिस्की होता है बहुत ज्यादा भाई, 3 महीने समझ रहे हो, पहले 3 महीने फर्स्ट ट्राइमेस्टर, चौथा, पांचवा, छठवां महीना सेकंड ट्राइमेस्टर हो गया ना, उसके अंदर ही अंदर विद इन, क्योंकि 2 ट्राइमेस्टर के बाद तो बच्चा पूरा बन ही जाता है।
ग्रेव इंजरी मीन्स है, ग्रेवी मतलब होता है, ग्रेव मतलब होता है यूट्रस, ग्रेव इंजरी मतलब यूट्रस के अंदर इंजरी। ग्रेविडा टेस्ट, ग्रेविडा यानी यूट्रस के अंदर बेबी की प्रेजेंस। तो ग्रेव का मतलब ये मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पर जो यूट्रस होता है उसको हम ग्रेव बोलते हैं। बताओ यहां तक कोई डाउट? एमटीपी। हाँ उज्जवल पांडे, मैं नाम नहीं लूंगा, मतलब कुछ डिस्कस नहीं करूंगा, प्राइवेट चैट है, ठीक है, तुमने बताया वो देख लिया मैंने, ठीक है। चलो आगे बताओ। देखो इम्यूनिटी से रिलेटेड मैं सारे बच्चों से बोल रहा हूं, कोई भी दिक्कतें होती है ना तो इम्यूनिटी का एक ही है, जिस चीज से आपको एलर्जी है उससे थोड़ा दूरी बना के रखो बस, एक लंबे समय तक, जिससे कि अगर उसकी मेमोरी सेल बन चुकी हैं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएं, ठीक है, डिस्टेंस मेंटेन करनी है। और एक एज के बाद वो अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाती है, ठीक है। एनसीईआरटी डीप लाइन, अच्छा मैं आपको बता ही दूं, आपने अच्छा मुझे याद दिला दिया, मैं सुन लो मेरी बात। हम लोगों ने आज ध्यान से सुनो सारे बच्चों को मैं बोल रहा हूं, ठीक है, एक चैनल लॉन्च कर दिया है 11th का, पर मैं उस चैनल पर एनसीईआरटी डीप लाइन जो बचा हुआ है वो लेकर के आ रहा हूं, बायोमोलिक्यूल लेकर के आ रहा हूं मैं, ठीक है, साथ में एनिमल किंगडम लेकर के आ रहा हूं, अल्टीमेट में मैं एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन और बहुत एक एक तरीका और उसमें ऐड कर रहा हूं एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है, बहुत कुछ चीजें और ऐड कर रहा हूं मैं, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन, एनसीईआरटी का एक एक कंसेप्ट, एक एक एनसीईआरटी की एक एक लाइन, उसमें भी जो ब्लैक वाले ऑप्शन होते हैं ना उनको एक्सप्लेन करते हुए, मतलब एनसीईआरटी को बहुत पूरा डीपली ले जाते हुए, तो मैं उसको स्टार्ट कर रहा हूं, आपको अपडेट मिल जाएगा, तो पहले सब्सक्राइब कर लो आज सारे के सारे, ठीक है, चैनल वही है, ठीक है, संकल्प नीट वेदांतु क्लास 11th, संकल्प नीट वेदांतु क्लास 11th, एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। एनसीईआरटी डीप लाइन का रिमेनिंग पार्ट हम उस पर करा रहे हैं, साथ में मैं कुछ और भी चीजें लेकर के आ रहा हूं, ठीक है, 11th वाला लेकिन हुआ सारा उसमें अभी 11th वाला पोर्शन, ठीक है, और उसमें कुछ ऐसी चीजें भी डाल रहे हैं, ठीक है, जो कि मतलब यू क्विक रिवीजन में हेल्प करेगी, 1 मिनट के अंदर खत्म, 1 मिनट के अंदर टॉपिक खत्म, ठीक है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं उसको सब्सक्राइब कर लो, कम से कम अपने सारे बच्चे सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और किसी को अगर शेयर कर सकते हो कर देना, ठीक है। संकल्प नीट वेदांतु क्लास 11, अभी आपने लिखा तो मुझे याद भी आ गया, कर दिया है, बहुत अच्छा, ठीक है, कर दिया है तो आपको अपडेट मिल जाएगा बहुत जल्दी, इस वीक हम उसमें सीरीज भी लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, और एनसीईआरटी डीप लाइन जो है वो पूरा करा रहा हूं उसके अंदर में, और एनसीईआरटी को एक अलग वे में लेकर के आ रहा हूं, वो तुम सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है, एक एक मिनट के अंदर एनसीईआरटी खत्म कर दूंगा मैं, ठीक है, वो सीरीज लेकर के आ रहा हूं मैं, ठीक है, पर्सनली मैं लेकर के आ रहा हूं अभी, ठीक है, अभी और सब लोग एग्री हो तो ठीक है, ठीक है, पर आइडिया एनसीईआरटी डीप लाइन का भी आइडिया मैंने ही रखा था, ठीक है, पर सबको अच्छा लगा, ठीक है, तो धीरे धीरे सबने उसको एग्री किया, ठीक है, पर स्टार्ट मैंने डिले किया क्योंकि समझ रहे हो ना थोड़ा समस्या आ गई थी, आपको पता ही है, ठीक है, ठीक है, तो एनसीईआरटी का एक नया पैटर्न और लेकर के आ रहा हूं मैं, ठीक है, अभी 11th पोर्शन आएगा उस नए चैनल पर ही आएगा, ठीक है, इस चैनल पर भी चीजें चलेंगी और कुछ 11th का पोर्शन उस चैनल पर चलेगा, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, ठीक है। अब आ जाओ बैक साइड में, कुछ ऐसा नहीं है तुम उसमें लिख रहे हो लिख लेना, बाद में आपको पीपीटी मिल जाएगी उससे, ठीक है। अब यहां आ जाओ, अब हम बात करते हैं सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, नाम में छुप रहा है सेक्चुअली ट्रांसमिटेड, यानी कहीं ना कहीं अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से या कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड पर्सन से सेक्स की वजह से ये डिसीज का ट्रांसमिशन होता है, समझ गए ना? हाँ, तो डिसीज ना बोल करके इन्फेक्शन बोलो, ज्यादा अच्छा है। सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिसीज पुराने टाइम पर बोला जाता था इसलिए मैं लिख दिया है, बट सही टर्म जो उसके लिए है वो सेक्चुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, इन्फेक्टिव हो रहे हो आप, इन्फेक्शन हो रहा है एक से दूसरे के अंदर, तो सेक्चुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, सबसे पहला ऐसा इन्फेक्शन जो ढूंढा गया था, जो मतलब पब्लिकली आया, ठीक है, उसकी खोज हुई थी विनरल रिसर्च लेबोरेटरी में, ठीक है, लेबोरेटरी का नाम था जहां खोजा गया, ये क्या है यार, ठीक है, समझना मेरी बात। तो तभी से हमने सेक्चुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को एक नाम दिया, विनरल डिसीज, इस पर क्वेश्चन आता है, समझना, विनरल डिसीज बोलते हैं सेक्चुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को, ठीक है। और हमेशा जितने भी सेक्चुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होते हैं वो गोनेट्स के अंदर इन्फ्लामेशन करते हैं, और गोनेट्स पेल्विक रीजन में होते हैं, इसलिए इसको पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज भी आप कह सकते हो, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, ठीक है।
ठीक है। इन्फेक्शन सही टर्म क्या होगा? सेक्चुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन इनका सही टर्म है। ठीक है। इसको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज भी आप कह सकते हो, पीआईडी। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट है विनरल डिसीज, ये क्वेश्चन आता है वीडी। विनरल डिसीज पर क्वेश्चन आएगा, ये ध्यान रखना, विनरल डिसीज पर क्वेश्चन आता है। चलो, या रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, आरटीआई, सिंपल है। ठीक है, ये कॉमन नेम है। अच्छा, ये डिसीज सबसे ज्यादा जो अभी निकल के आया किस एज ग्रुप में देखने को मिल रही है? जो अबोध होते हैं, जिनके दिमाग में एक्सपेरिमेंट ज्यादा चलते हैं, वहां गलतियां ज्यादा होती हैं, मैच्योरिटी अभी इतनी नहीं आई होती, तो समझ गए ना? वही 15 से 24 साल के लोगों के अंदर या बच्चों के अंदर ये डिसीज बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। समझ रहे हो? और कई बच्चों के केस में ये उम्र, ये वाला समय उनका जीवन का लास्ट समय होता है, क्योंकि कई एसटीडी ऐसे भी होते हैं जिनका ट्रीटमेंट ही नहीं है, मौत तय है। ठीक है, हाँ, इट इज अ डेंजरस। समझ गए ना? हाँ। और अगर कई सिंपल भी होती हैं, कई सिंपल भी होती हैं, बट अगर प्रॉपर तरीके से निग्लेक्ट कर दिया गया, प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं कराया गया, तो अभी यार समझ रहे हो ना, डेथ निश्चित है। समझ रहे हो ना? हाँ। तो सिंपल सिफिलिस है, बिगड़ गया तो लास्ट टाइम पे तो खतरनाक हो जाता है सिफिलिस, मतलब न्यूरॉन डिजेनरेट करना चालू कर देते हैं सिफिलिस के केस में। ठीक है। जैसे जेनिटल वॉट्स हैं, सर्विक्स, वजानल कैंसर हो जाता है उनसे। ठीक है, मतलब खतरनाक चीजें हैं। और हेपेटाइटिस का तो आप जानते हो, परमानेंट क्योर ही नहीं है उसका, बस मेंटेन कर लो। ठीक है। एचआईवी का कोई ऐसा है ही नहीं, आप जानते ही हो। ठीक है, तो ऑलरेडी बहुत डेंजरस है ये। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी में बहुत डिटेल नहीं है, जनरल एक दो लाइनें दे रखी हैं, पर एक में अगर पेपर को टिल्ट करते हैं, घुमाते हैं, तो दो बातें याद रख लेना। डिसीज कॉजिंग एजेंट, वो बैक्टीरिया या वायरस, बस इतना याद रख लो। चार में आपको वायरल डिसीज बताऊंगा, चार बैक्टीरियल डिसीज बताऊंगा, और एक प्रोटोजोन डिसीज बताऊंगा। ठीक है, बस इतना इतना याद रख लो। डिसीज, डिसीज कॉजिंग एजेंट का नाम क्या है, वो बैक्टीरिया है, वायरस है, या फंगस है, या प्रोटोजोआ है, इतना इतना ध्यान रखना है, बस रख पाओगे। ठीक है। जैसे अच्छा, ये क्वेश्चन ये भी बन जाते हैं कि अर्ली सिम्टम क्या होते हैं इनके। अर्ली सिम्टम क्या है? जैसे अगर, मैं बता दे रहा हूं, बच्चों को पता भी होना चाहिए, अगर जेनेटल पार्ट में आपके इचिंग हो रही है, फ्लू डिस्चार्ज हो रहा है, हल्का पेन बना रहता है, चाहे पेनिस हो या वजाइना हो, स्वेलिंग आ रही है वहां पर, चाहे वो टेस्टिस वाला, पेनिस वाला पार्ट हो, वजाइनल के आसपास वाला पार्ट हो, स्वेलिंग आ रही है, तो उसको हल्के में मत लो यार, तुरंत एक बढ़िया, ठीक है, ठीक है, डॉक्टर तलाशो। ठीक है, और उसको तुरंत दिखाओ। समझ में आया नहीं आया? हाँ। ठीक है, एक अच्छा डॉक्टर, के स्किन वाले डॉक्टर भी इसी से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, तुरंत आप उसको दिखाओ। ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं अगर आपने ध्यान नहीं दिया, तो समस्या आगे क्या बढ़ सकती है? अगर कोई फीमेल है और उसको एसटीडी हो रखा है, उसने सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि फीमेल बहुत सारी एसटीडी केस में, मतलब एक तरीके से वो कैरियर का काम करते हैं, मतलब उनको सिम्टम नहीं आते। बहुत सारी फीमेल्स के अंदर बहुत सारे पैथोजन होते हैं जिनको सिम्टम ही नहीं आते, पर वो डिसीज मेल में अगर चली गई इंटरकोर के बाद, तो उसमें भयानक सिम्टम आते हैं मेल के अंदर। समझ रहे हो? हाँ। तो इसलिए तो बहुत सारी फीमेल देखने में नॉर्मल होते हैं, सब कुछ नॉर्मल है, पर वो ढेर सारे मेल को इन्फेक्शन कर सकते हैं, उतना तगड़ा इन्फेक्शन कि मतलब जो अभी तुम पढ़ोगे आगे जाके माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, अभी तुम्हारे सिलेबस में इतना है नहीं। ठीक है, कि मैं तो ऑलरेडी एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट ही हूँ। ठीक है, तो डिसीज पे ही पाला पड़ा है पूरी, मतलब डॉक्टरेट इसी पर है मेरी। ठीक है, समझ रहे हो? तो वो तुम अभी एमबीबीएस में पढ़ोगे, वायरोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है, पूरी माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तब समझ पाओगे कितनी भयानक है, तुम्हें देखने से डर लगेगा। ठीक है, समझ में आया? हाँ। तो इसलिए बहुत सारी फीमेल्स इसका कैरियर का काम करती हैं। ठीक है, और मेल के अंदर भयानक इन्फेक्शन होते हैं। ठीक है, पेनिस वाला पार्ट सड़ तक जाता है लोगों का, इतना खतरनाक, मतलब बहुत भयानक, न्यूरॉन डिजेनरेट होते हैं खतरनाक तरीके से। हाँ, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है और एसटीडी हो गई, तो एबॉर्शन हो जाएगा, या स्टिल बर्थ भी हो सकती है, मरा हुआ बच्चा पैदा हो सकता है इनकी वजह से। एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है इम्प्लांटेशन ऑफ यूट्रस अदर देन, इम्प्लांटेशन ऑफ फीटस अदर देन यूट्रस। क्योंकि एसटीडी की वजह से जो फैलोपियन ट्यूब के सीलिया होते हैं ना, उनकी मोटिलिटी स्लो हो जाती है,
तो धीरे धीरे फर्टिलाइज आएगा, यूट्रस तक नहीं पहुंचता, फेलोपियन ट्यूब में रह जाता है और वहीं इंप्लांट हो जाता है, वहीं बढ़ना चालू हो जाता है। तो बच्चा तो पूरा बनेगा ही नहीं, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब फट जाएगी। ठीक है, तो इससे तो मदर को भी खतरा है। इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, तो इनकी वजह से हो जाती है। बिल्कुल। कैंसर, कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक, बताऊंगा अभी कैंसर के बारे में, क्या क्या कैंसर हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो ये कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, ये कॉम्प्लिकेशन है। अर्ली में ये ऐसे सिम्टम आएंगे, कॉम्प्लिकेशन ये होंगे। ठीक है, ये एनसीईआरटी कवर हो जाती है। थोड़ी सी एडिशनल पॉइंट में बता दूं, अच्छा ये भी एनसीईआरटी ही है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आप मतलब यू कुड बी फ्री ऑफ दिस इन्फेक्शन बाय फॉलोइंग द सिंपल प्रिंसिपल गिविंग बिलो। मतलब आपको इनसे बचना है तो क्या करना होगा, ये बचने के लिए क्या करना है, अवॉइड करो भाई। ठीक है, अवॉइड करो। ठीक है, अवॉइड सेक्स विद अ नोन पार्टनर, मल्टीपल पार्टनर। ठीक है, अवॉइड करो। समझ में आया? अननोन और मल्टीपल, जो एक साथ मतलब कई लोगों के संग संबंध रखते हैं, ऐसे लोगों से दूरी बना के रखो। आप समझ रहे हो? दूसरा, हमेशा आप इसको यूज करो, हमेशा। मतलब मैं आपके लिए नहीं बोल रहा, मैं मतलब लोगों के लिए बोल रहा हूँ। ये आप आपको अवेयरनेस फैलानी है लोगों के अंदर कि ऐसा करो। ठीक है, क्योंकि ये मान के चलो आप फ्यूचर में डॉक्टर हो, तो डॉक्टर को ये लोगों को बताना होगा। ठीक है, क्या बताना होगा? अवॉइड दिस 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 एंड और यूज दिस। ठीक है, इन केस ऑफ डाउट, अगर आपको जरा भी ऐसा लगता है कि इचिंग हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, ठीक है, जरा भी लगता है कि इन्फ्लामेशन हो रहा है, ब्लिस्टर्स बन रहे हैं, समझ रहे हो, कुछ भी डिस्चार्ज हो रहा है, आपको कुछ लग रहा है नॉर्मल नहीं है, कुछ गड़बड़ है, तो ये मत सोचना कि अपने आप हो जाएगा ना। तुरंत दिखाओ, तुरंत दिखाओ। क्योंकि ये चीजें ऐसी भी होती हैं, तब बताऊंगा मैं सिफिलिस का केस। ठीक है, ये होती है फिर सही हो जाती है, फिर कुछ समय बाद दोबारा आती है सेकंड स्टेज, उससे खतरनाक, फिर सही हो जाएगी वो। आप कह रहे हैं अपने आप हो गया, जरूरत ही नहीं पड़ी, डॉक्टर की फीस बच गई। ठीक है, फिर जब तीसरी बार आती है, फिर डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें न्यूरॉन डीजनरेट होना चालू हो जाते हैं, मौत तय है। तो इसलिए पहली बार सही भी हो जाए ना, तब भी डॉक्टर के पास जाओ, वो प्रॉपर टेस्ट कराएगा। ठीक है, और पता लगाएगा कि बॉडी में कौन सा इन्फेक्शन है, तो इसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चलो समझ में आ गया। 3 ऑप्शन ध्यान रखने हैं, डाउट हो डॉक्टर से कंसल्ट करो, ठीक है, इसको यूज करो, और इनको अवॉइड करो। ऐसी बात आपको बतानी है लोगों को, आप तो बच्चे हो, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा, आपको बतानी है लोगों को। समझ में आया नहीं आया? बहुत बढ़िया। अब इचिंग दो तरीके की होती है, लोगों को पसीने की वजह से साइड के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, एक वो है, वो तो आप समझते ही होगे। ठीक है, एक जेनिटल पार्ट में इचिंग होती है, तो उसके अंदर आप दिखा लो, नो रिस्क, दिखाओ, जो भी लिख रहा है बच्चा, हो रही है तो दिखा लो। ठीक है, सोचो मत। ठीक है, अच्छा, एक चैट मैंने प्राइवेट कर दी है। ठीक है, ओके, ओके, चलो। नहीं, अर्ली सिम्टम है, अर्ली सिम्टम तो आपको स्टार्टिंग में आ जाते हैं, वो इंडिकेटर है। ठीक है, चलो अब डिसीज आपको ये याद करने वाला पार्ट है। 4 में कराऊंगा बैक्टीरियल डिसीज, 1 2 3 4, 4 कराऊंगा वायरल, 1 2 3 4। ठीक है, बी फॉर बैक्टीरिया, वी फॉर वायरल। ठीक है, तो क्लेमाइडियसिस और गोनोरिया, ये याद रखना है आपको। क्लेमाइडियसिस कॉज बाय, ठीक है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, नाम में छुपा हुआ है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। गोनोरिया कॉज बाय नाइजेरिया गोनोरिया, क्योंकि इनमें नाम में ही छुपा हुआ है, तो इस पर कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है, क्वेश्चन हमेशा सिफिलिस पर आता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब भी पूछेगा सिफिलिस पर पूछेगा। सिफिलिस बैक्टीरियल डिसीज है, कौन कॉज करता है? ट्रिपोनीमा पैलिडियम। कौन कॉज करता है? ट्रिपोनीमा पैलिडियम। क्लियर है? हाँ, सिफिलिस कॉजिंग एजेंट ट्रिपोनीमा पैलिडियम। और कैंक्रोइड, कैंक्रोइड, कैंक्री इज अ सिम्टम ऑफ सिफिलिस, पर कंफ्यूज मत होना, कैंक्रोइड डिसीज का नाम है, कैंक्री एक सिम्टम है। ठीक है, तो कैंक्रोइड ध्यान रखना, कैंक्रोइड डिसीज है, कौन कॉज करता है? हीमोफ्लस ड्यूक्राई। तो ये दोनों पे क्वेश्चन आता है, ये भी आ सकता है, हीमोफ्लस ड्यूक्राई भी आ सकता है। कैंक्रोइड कॉज बाय हीमोफ्लस ड्यूक्राई, इतना आपको याद करना है, बहुत ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहा। क्लेमाइडियसिस कॉज बाय, ठीक है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस याद रहेगा।
और गोनोरिया कॉज बाय नाइजीरिया गोनोरिया, याद रहेगा। अब याद क्या करना है, सिफिलिस, ट्रिपोनीमा पैलिडियम, पूछ लो एक दूसरे बच्चों से कि बता सिफिलिस कॉज कौन करता है, ट्रिपोनीमा पैलिडियम। बता कैंक्रोइड कौन कॉज करता है, ठीक है, नाइजेरिया, ओ सॉरी हीमोफिलस ड्यूक्राई, कैंक्रोइड कॉज बाय हीमोफिलस ड्यूक्राई। चार हो गए बैक्टीरियल, अब चार वायरल हैं, जिनमें से दो तो आपको याद ही है वायरल के अंदर, ठीक है। अब दो वायरल आपको याद रखना है जो काफी इंपॉर्टेंट है, ये दो काफी इंपॉर्टेंट है। दो वायरल एक बैक्टीरियल, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। जेनाइटल हर्पीज, हर्पीज तो सुना होगा ना, बड़ा कॉमन है हर्पीज, जेनाइटल हर्पीज बड़ा कॉमन है, ठीक है। अगर जेनाइटल हर्पीज की मैं बात करूं, टाइप 2, ये ध्यान रखना, टाइप 2 हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, टाइप 2। अगर टाइप 1 की बात करता हूं, ऑप्शन में टाइप 1 भी होगा, तो कंफ्यूज करने के लिए जो टाइप 1 होता है, टाइप 1 ओरल हर्पीज करता है, टाइप 2 जेनाइटल हर्पीज करता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था एक, बताओ एसटीडी में कौन इंक्लूड है, टाइप 1 टाइप 2। तो टाइप 1 एसटीडी में इंक्लूड नहीं होता, टाइप 2 एसटीडी में इंक्लूड होता है, एक्चुअल में टाइप 2। क्लियर है बिल्कुल। इनमें से कौन सा है जो कैंसर कॉज करता है, कैंसर कॉज करता है, जो जेनाइटल वार्ट्स, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, समझना, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ठीक है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ठीक है, ये है, ये कॉज करता है वार्ट्स। वार्ट्स में क्या होता है, इसमें सर्विकल एंड वजाइनल कैंसर हो जाता है, सर्विकल और वजाइनल कैंसर हो जाता है वार्ट्स। वार्ट्स का मतलब मस्से, जैसे किसी फीमेल के पूरे वजाइना और सर्विक्स में बड़े बड़े मस्से बन जाते हैं, ठीक है। क्रायो सर्जरी करते हैं इसके लिए, पहले उसको फ्रीज कर देते हैं, फिर उड़ाए जाते हैं सारे के सारे, ठीक है, पर इट इज अ कैंसर, ठीक है। तो जेनिटल वार्ट्स कॉज बाय ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ठीक है। तो ये सर्विकल और वजाइनल कैंसर कॉज करता है, ये दो कॉमन है, ये तो आपको याद रहते हैं, हेपेटाइटिस बी और एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसको मैं आगे डिटेल में भी पढ़ाऊंगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के अंदर। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखने, एक प्रोटोजोआ का भी याद रख लो, ठीक है, ठीक है, ट्राइकोमोनियासिस कॉज बाय ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस, इट इज अ प्रोटोजोआ। कौन है ये, प्रोटोजोआ, पी फॉर प्रोटोजोआ, समझ रहे हो। इसके केस में येलो ग्रीन डिस्चार्ज होता है, येलो ग्रीन डिस्चार्ज। अगर मैं ट्राइकोमोनियासिस की बात करूंगा, उसमें येलो ग्रीन डिस्चार्ज होगा। येलो ग्रीन डिस्चार्ज होता है, ठीक है, गंदी सी बदबू भी आती है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर के साथ, ठीक है। तो समझना, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर के साथ येलो ग्रीन डिस्चार्ज अगर हो रहा है तो समझ लो ट्राइकोमोनियासिस है, विच कॉज बाय ट्राइकोमोनास, ठीक है, वेजिनालिस, इट इज अ प्रोटोजोआ, पी फॉर प्रोटोजोआ, समझ रहे हो। ये एनसीईआरटी की लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एक्सेप्ट, तीन मैं नाम लूंगा, ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये एनसीईआरटी ने रखा है, एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज एंड एचआईवी, इन तीन को छोड़ दो। अदर डिसीज आर कंप्लीटली क्यूरेबल इफ डिटेक्ट अर्ली, अगर देर कर दोगे तो औरों में भी दिक्कत है, पर इन तीन का तो कोई, समझ रहे हो, मतलब ही नहीं है, समझ रहे हो ना, ये क्यूरेबल नहीं है। फिर से बोल रहा हूं, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज और एचआईवी का इंफेक्शन क्यूरेबल नहीं है, समझ रहे हो, गया तो हो गया। यस, अगर व्हाइट फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है तो ये सही सिम्टम नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो। हार्ट बीट अचानक से बढ़ जाना कोई वैसा नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यस, पैप स्मेयर के थ्रू आप, ठीक है, एचएसवी को आइडेंटिफाई कर सकते हो। प्रियांशु, ठीक है, जो तू लिख रहा है बेटा, खतरनाक है ये, ठीक है,
एक्सिस में करोगे मर जाओगे। बता दिया मैंने, पूरी बात नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है। हिंट दे रहा हूं प्रियांशु, ठीक है। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। अति हर चीज की बुरी होती है, अति हर चीज की बुरी होती है। अगर आपको लिमिट से ज्यादा मैं कोई बढ़िया बढ़िया तुम्हें समझो रसगुल्ले खिला दूं, मर जाओगे। लिमिट से ज्यादा खाना खिला दूं, मर जाओगे। लिमिट से ज्यादा दवाएं खिला दूं, मर जाओगे। लिमिट से ज्यादा कोई तुम्हें, समझ रहे हो, कोई प्यार ज्यादा दे दे तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो लिमिट जो तुम बता रहे हो ना, खतरनाक है जो तुम लिख रहे हो, ठीक है प्रियांशु, ठीक है। जितना हो बचो, बस। अब आ जाओ। तो एक्सिस ऑफ हेपेटाइटिस, एक्सेप्ट हेपेटाइटिस, जेनिटल हर्पीज एंड एचआईवी इन्फेक्शन, ठीक है, रिमेनिंग आर क्यूरेबल बट डिटेक्ट अर्ली। अगर डिले हो गया तो वहां भी समस्या है। चलो, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम चालू करेंगे इस चैप्टर की जान, जहां से वन क्वेश्चन आता ही आता है, इनफर्टिलिटी। अच्छा, कभी तुमने देखा, एक जमाना था जब लोग शुद्ध एटमॉस्फेयर में, बढ़िया एटमॉस्फेयर में शुद्ध हवा मिलती थी, बढ़िया पानी मिलता था, खूब एक्सरसाइज करते थे, गांव में रहते थे, अच्छा खाते थे, ठीक है, प्रॉपर तरीके से अवस्थाएं होती थी, ठीक है। तब मोबाइल नहीं होता था इतना, ठीक है, इतना का होता ही नहीं था मोबाइल, आम बच्चों के पास मोबाइल नहीं होता था, ठीक है। दिमाग शुद्ध था, दिमाग में कोई गंदगी नहीं थी। समझना जो मैं बताना चाह रहा हूं, उस समय बहुत, मतलब दाई माँ कंसेप्ट ही था। समझ रहा है मेरी बात, दाई माँ कंसेप्ट ही था। और अब क्या हो गया है, अब तो ये हालत है कि मतलब इनफर्टिलिटी के केस बढ़ रहे हैं, बहुत तगड़ी तरीके से बढ़ रहे हैं। तो पता नहीं है उस समय, क्या तुम टेस्ट ट्यूब बेबी के सेंटर सुने थे तुमने कभी? उस समय की बात कर रहा हूं मैं, नहीं नहीं थे। अब तुम जहां देखोगे वहां टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर खुल रहे हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। किसी भी मैं बच्चे से बात करता हूं, क्या बनोगे सर? गायनोकोलॉजिस्ट। मैंने क्यों? सर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर खोल लूंगा, कोई टेंशन है नहीं, जनसंख्या बढ़नी है, बच्चों को पैदा होना ही है, तो बढ़िया है। एक भाई एक डिलीवरी पर करीब 1 आध लाख रुपए का हिसाब किताब बन जाता है, ठीक है। और टेस्ट ट्यूब बेबी वाला कंसेप्ट डाल दूंगा मैं उसके अंदर, ठीक है, क्योंकि लोग इनफर्टाइल हो ही रहे हैं। चाहे मेल हो तो वो भी इनफर्टाइल हो रहा है, फीमेल हो तो वो भी इनफर्टाइल हो रही है, ठीक है। तो अच्छा खासा अमाउंट बनता है फिर वो केस हमने टेस्ट ट्यूब वाला जोड़ दिया तो 5-10 लाख रुपए का मिनिमम हिसाब किताब बनता है पर बेबी पर। और एक दिन में 4-5 डिलीवरी अगर हो रही है तो सर पूछो ही मत। तो मैंने यार बच्चों का भी कंसेप्ट क्लियर है कि भाई ठीक है ये बनना है, जिसमें कोई हेडेक नहीं है, कोई सर्ज, मतलब ऐसा कोई पेन वाला काम नहीं है, ठीक है। इजिली आपने सेंटर खोला, ठीक है, लोगों को लगा दिया, और हर चीज में पैसा। बच्चे के लिए तो इंसान समझ रहे हो अपनी जान देने में लग जाता है, पैसे तो बेच बेच के कराएगा, ठीक है। मैं पूछूं न्यूरो सर्जन बनना है अब सर? अब इच्छा नहीं है न्यूरो सर्जन की, या तो मुझे ऑस्टियो में जाना है, या मैं गायनो में जाऊंगा, या रेडियो में जाना है। रेडियो की इसमें रैंक टॉप पर जाती है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? रेडियो में बस एक सेटअप लगाना है मुझे, सेटअप के अंदर भी भाई पैसा तो मैक्सिमम कंपनी देती है, कंपनी तो बस उसको किस्तें बांध देती है, और उसके रिएजेंट खरीदने होते हैं, और किस्तें आपके जो से निकल रही हैं तो मशीनें सारी फ्री हो जाती हैं। ना कोई सर दर्द, ना का इतने से इतने बजे तक बैठना है, काम लोग कर रहे हैं, आपको बस साइन मार देने आकर के, बस ये मतलब चिल लाइफ एकदम। तो हर कोई टेंशन लेना ही नहीं चाहता। तो बच्चों की पहली चॉइस आज की डेट में रेडियो है, उसके बाद ऑस्टियो और गाइनो आ रही है। समझ रहे हो ना मेरी बात? गाइनो, अब मैं गाइनो पर ही आ रहा हूं। गाइनो क्यों आ रही है? गाइनो इसलिए आ रही है क्योंकि आज का जो एटमॉस्फेयर है जिसमें लोग ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, समझना मेरी बात, तो इनफर्टिलिटी के केस तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे ना। ड्रग्स लेते हैं, इनफर्टिलिटी के केस बढ़ेंगे। अगर जो लोग ये नहीं लेते तो वो पॉल्यूटेंट एटमॉस्फेयर में है तो केस बढ़ रहे हैं, ठीक है। वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो केस बढ़ रहे हैं, वो स्टीरॉइड्स ले रहे हैं बाहर से तो केस बढ़ रहे हैं। समझना मेरी बात। जैसे अभी प्रियांशु जो तू लिख रहा था, एक्सेसिव अमाउंट में आप ऐसा उल्टा सीधा काम करोगे तो आगे जाके क्या होगा, ठीक है, इनफर्टिलिटी के केस बढ़ेंगे। तो सीधी सी बात है, इनफर्टिलिटी, क्योंकि मोबाइल एक ऐसी डिवाइस मिल गई है बच्चे को जो उसको बर्बाद करने के लिए सफिशियंट है, ठीक है। किसी को बर्बाद करना है तो उसके हाथ में एक प्यारा सा मोबाइल पकड़ा दो, खत्म। समझ रहे हो ना? हाँ, उसमें नेट तो डलवा दो, खत्म। ये बिना नेट के तो काम नहीं करेगा। समझ रहे हो? तो जहां वो इन चक्करों में पड़ा तो डाइवर्ट हुआ, डाइवर्ट हुआ तो फिर क्या है यार लाइफ, ठीक है। अब बहुत कम बच्चे होते हैं जो समझ पाते हैं कि सही चीज का सही यूटिलाइजेशन क्या है। समझ रहे हो ना? मैंने एटॉमिक एनर्जी,
भाई आज एटॉमिक पावर प्लांट बने हुए हैं, तुम लाइट जो देख पा रहे हो, जो मैं पढ़ा पा रहा हूँ, उसी की वजह से पढ़ा पा रहा हूँ, ठीक है। विध्वंसक भी है, किसी टेररिस्ट को पकड़ा दो, एनर्जी बर्बाद कर देगा दो चार देशों को, समझ रहे हो ना मेरी बात। हाँ, तो डिपेंड करता है कि आपका दिमाग कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है। तो मोबाइल का बहुत कम यूज, मतलब मैक्सिमम मोबाइल क्या मतलब, मैक्सिमम अच्छी चीजों का यूटिलाइजेशन न के बराबर बहुत कम लोग कर पाते हैं। मैक्सिमम लोग डिस्ट्रिक्टेड माइंड में ज्यादा काम करते हैं, और दुनिया है, इफेक्ट समय का भी है, समझ रहे हो। हाँ, तो सीधी सी बात है, इनफर्टिलिटी आज की डेट में तेजी से बढ़ रही है। इनफर्टिलिटी का मतलब ये नहीं है कि सीमन नहीं बन रहा, सर सीमन तो प्रॉपर है, सब कुछ ठीक है, स्पर्म काउंट करा के देखो, ठीक है, सीमन में स्पर्म में फिर भी स्पर्म काउंट कम है तो इनफर्टाइल कहलाएगा वो, आप समझ रहे हो। फीमेल के ट्रैक में ओव्यूलेशन तो हो रहा है, पर प्रॉपर ओवा का ट्रेवलिंग नहीं हो पा रही, कहीं ना कुछ चीजें ऐसी हैं, मतलब बहुत सारे केस है। एक मिनट रुको। बहुत सारे केस हैं, ठीक है, जो इनफर्टाइल बना रहे हैं मेल को भी और फीमेल को भी, ठीक है। एजोस्पर्मिया, ओलिगोजूस्पर्मिया, टेराटोजूस्पर्मिया, स्पर्म तो हैं पर उनकी मतलब मॉर्फोलॉजी सही नहीं है, ठीक है। ओलिगोजूस्पर्मिया, स्पर्म तो है पर स्पर्म काउंट कम है, ठीक है। एजूस्पर्मिया, सीमन तो निकल रहा है पर उसमें स्पर्म बहुत कम है, ना के बराबर है ही नहीं, ठीक है, समझना। सब कुछ ठीक है, पर समझ रहे हो, पेनिस में इरेक्शन नहीं है, रेस्टल डिसफंक्शन है, ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, अगर तुम काउंट करोगे तो मेल को भी इनफर्टाइल बना रही हैं और फीमेल को भी इनफर्टाइल बना रही हैं, तो इसकी केस आज के टाइम बढ़ रहे हैं। जो साइंटिफिक डेफिनेशन है इनफर्टिलिटी की, पुरानी एनसीईआरटी में अलग है, नई में अलग है। एनसीईआरटी की मेन थ्योरी में डेफिनेशन नहीं दे रखी है, एनसीईआरटी की समरी में ये डेफिनेशन दे रखी है। हाँ, एक बात और बता दूं मैं, एनसीईआरटी डीप लाइन के अंदर मैं एनसीईआरटी समरी के भी एकदम कंसेप्चुअल चीजें लेकर के आ रहा हूँ, और एनसीईआरटी की समरी की वो लाइन है जो मेन थ्योरी में नहीं है और समरी में दे रखी हैं, उन पर क्वेश्चन भी लेकर के आ रहा हूं, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज आप, ठीक है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जैसे ही वो सेशन आएगा आपको वहां पर तुरंत अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी डीप लाइन के साथ साथ मैं कुछ और भी चीजें लेकर के आ रहा हूं जो मतलब क्विक रिवीजन में बड़ी हेल्प करेंगी आपकी, ठीक है। पर मैंने बताया ना, कुछ चीजें अच्छी हैं तो कुछ बुरी भी हैं, डिवाइस अच्छा भी है तो डिवाइस बुरा भी है, ठीक है। डिवाइस है तभी आज मैं इतने कम अमाउंट के अंदर इस टेक्नोलॉजी की वजह से आप तक वो चीजें पहुंचा पा रहा हूं, ठीक है। पर नुकसान क्या है, यही नुकसान है कि भाई हाथ में अगर मोबाइल है, कमरे में आप अकेले में बैठे हो, तो आप लेक्चर कम देखोगे, डाइवर्ट ज्यादा हो जाओगे, रियलिटी ये है, ठीक है। रील्स ज्यादा देखोगे, ऊट पटांग हरकतें ज्यादा करोगे, ठीक है, समय लॉस होगा, फिर डिमोटिवेट होगे, डिप्रेशन आएगा। पहले बच्चों को डिमोटिवेट होता था, डिप्रेशन होता था, नहीं होता था, वो जानता था डिमोटिवेशन एक ही होता था कि काम नहीं किया स्कूल में जाऊंगा मार पड़ेगी, बस इतना इतना होता था डर, ठीक है। तो ये तो पक्का हो जाता था या काम करके आता था। अब आज की डेट में क्या है कि बच्चा अकेला है, कमरे में बैठा है, पेरेंट्स भी क्या करें, दो ढाई तीन चार हजार 5,000 मैक्सिमम के अंदर उसका भी खर्च कोर्स मिल रहा है उसको, मोबाइल दिलवा दिया। और बच्चा भी मतलब आज के टाइम में मैं ग्रामीण क्षेत्र में पूछ रहा हूँ कि यार बच्चा कह रहा है कि यार ऑनलाइन सर बहुत अच्छा है, कि ऑनलाइन से पढ़ना चाहता हूँ, तो उसको ऑफलाइन ना कराएं। तो मैंने कहा, पूछा कि बच्चा क्या मोबाइल की जिद करता है, हाँ जिद बहुत करता है वो, मोबाइल मोबाइल, तो इसीलिए वो कह रहा है कि भाई ऑनलाइन करा दो, उसको मोबाइल मिल जाएगा, बस उसको आप एक साल तक छेड़ोगे नहीं, एक साल तक मस्ती करेगा और बर्बाद हो जाएगा। तो मैंने अगर देखो, बच्चे अगर खुद सेल्फ मोटिवेटेड हैं तो ही उसको ये एनर्जी देनी चाहिए, सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है तो वो डाइवर्ट हो जाते हैं, ये रियलिटी है, समझ रहे हो। चैनल का नाम बताया तो बेटा, संकल्प नीड वेदांतु, आगे लगा दो क्लास 11th, बस मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। संकल्प नीड वेदांतु क्लास 11th, ठीक है। ऑलरेडी इसका लिंक हम सब जगह लगा रहे हैं जिससे कि आपको इजीली वो चीजें मिल जाएं, ठीक है, समझे। हाँ, चलो। तो इन एबिलिटी, अगर हाँ कोई कपल है, 2 साल हो गए वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं, 2 साल हो गए पर बेबी कंसीव नहीं हो रहा, तब उनको तुरंत मिलना पड़ेगा डॉक्टर से, यानी कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी इंडिकेट हो रही है। 2 ईयर हो चुके हैं, 2 ईयर, समझ रहे हो ना, 2 साल। इनएबिलिटी टू कंसीव और प्रोड्यूस चिल्ड्रन, ठीक है, इवन आफ्टर 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहेबिशन। क्या बोलेंगे इसको, इनफर्टिलिटी। A large number of couple all over the world, including India, are infertile। तभी टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बहुत तेजी से चल रहे हैं, और वहां एक टेक्नोलॉजी को लेकर के आ रहे हैं हम, आर्ट,
ART, आर्ट, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी को हम आर्ट बोलते हैं। अब समझना आर्ट है क्या। आर्ट के अंदर, ठीक है, हम क्या बताने वाले हैं। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है समझना, इसके बाद चीजें मैं समझा पाऊंगा, पहले टेस्ट ट्यूब बेबी समझो। मान लो, मान लो
देखो, टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब क्या होता है? टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब है फर्टिलाइजेशन इन टेस्ट ट्यूब। बच्चा पूरा टेस्ट ट्यूब में नहीं बन रहा। हाँ, आवाज आ रही है क्या? हाँ, आ तो रही है। हाँ, टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब है, टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब है, सुनो, टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब है कि बच्चा टेस्ट ट्यूब में नहीं बन रहा, ओनली फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रहा है। समझ रहे हो? इसका मतलब है इन विट्रो, एक होता है इन वीवो नेचुरल कंडीशन में, एक है इन विट्रो। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इन टेस्ट ट्यूब। क्लियर है? हाँ, फर्टिलाइजेशन इन टेस्ट ट्यूब, इसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। एक मिनट, एक घूंट पानी पी लूं। यस, फर्टिलाइजेशन इन टेस्ट ट्यूब, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब है फर्टिलाइजेशन इन टेस्ट ट्यूब। क्लियर है? अब कैसे होगा? आपने मिक्की डोनर एक मूवी देखी होगी, विक्की डोनर, विक्की डोनर, ठीक है? वो स्पर्म डोनर का काम करता है, ठीक है, और काफी पैसे कमाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके दिमाग में आ जाए लाओ हम भी ये करते हैं, ठीक है, क्योंकि आज की डेट में स्पर्म हर किसी के नहीं लिए जाते। वो मूवी है, दिखाया है, ठीक है। स्पर्म उसी के लिए जाते हैं, मतलब पूरे टेस्ट होते हैं कि आप कहीं ड्रग एडिक्ट तो नहीं हो, आप अल्कोहल तो नहीं लेते, आपका बैकग्राउंड कैसा है, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आप किस लेवल के हो, आपका बौद्धिक स्तर किस तरह, भाई डिमांड किस स्पर्म की होगी। भाई आप चाहते हो विल गेट्स का स्पर्म मिले, आप चाहते हो, मतलब समझ रहे हो ना, बहुत टॉप मोस्ट जिसका ब्रेन बहुत काम करता हो, ठीक है, आइंस्टीन का स्पर्म मिल जाए, आप चाहते हो, ठीक है, गौतम बुद्ध का स्पर्म मिल जाए, आप चाहते हो, ठीक है, स्वामी विवेकानंद का स्पर्म मिल जाए, मतलब जो भी आप समझते हो यार ये क्या क्वालिटी है इनके अंदर, वो स्पर्म मिल जाए अगर आपको, तो आप नई जनरेशन ये तो चाहोगे, मतलब अगर आपको मौका मिले नई जनरेशन मतलब टेस्ट ट्यूब में क्रिएट करने की, तो आप बेस्ट स्पर्म चाहोगे। तो डिमांड किस स्पर्म की है? बेस्ट स्पर्म की। बेस्ट स्पर्म मुंह से कहने से नहीं मिलता, पूरा ऑथेंटिकेशन देना होता है, ठीक है, पूरा सब कुछ, तब एक बार वो स्टार्ट हो जाता है, वो इंसान स्पर्म डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो एक ऐसे ही सेम ओवा भी डोनेट होते हैं, पर ओवा डोनेशन का थोड़ा प्रोसेस टिपिकल है कंपेरेटिव स्पर्म डोनेशन, ठीक है। ओवा डोनेशन के लिए क्या करते हैं, फीमेल को हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच का इंजेक्शन देते हैं, ऐसे लगा रहा हूं, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब आप फीमेल को फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का इंजेक्शन दोगे, तो ओवरी से कई फॉलिकल, समझ रहे हो ना, आगे बढ़ जाते हैं साइकिल के अंदर, मैच्योर हो जाते हैं, समझो, एक से ज्यादा फॉलिकल, समझना। अब उन सारे फॉलिकल्स को हम एक छोटा सा मेथड होता है, ठीक है, लेप्रोटॉमी कह सकते हो, उसके थ्रू क्या करते हैं हम, वजाइनल ट्रैक से हम यहां से इन ओवा को कलेक्ट कर लेते हैं, यहां से कलेक्ट करते हैं और पूरा बैंक बना लेते हैं, ओवा की बैंक, ऐसी स्पर्म बैंक होती है, ठीक है। तो उससे आप स्पर्म और ओवा कलेक्ट कर लेते हो, पूरा डिटेल होता है जिनका भी स्पर्म ओवा आप ले रहे हो बैंक के अंदर, ठीक है, इनका बैकग्राउंड क्या है, जेनेटिकल कोई डिसीज तो नहीं है, इनके फ्यूचर में कोई आगे पीछे किसी को डिसीज तो नहीं है, ठीक है, उसकी लाइनेज में कोई डिसीज नहीं है, चाहे मदर वाली लाइनेज हो फादर वाली लाइनेज, वो सब पूरी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। तब जाकर के वो ऑथेंटिकेट होते हैं अपने गैमीट को डोनेट करने के लिए, क्योंकि उन्हीं के गैमीट लिए जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो ओवा को आपने यहां से कलेक्ट कर लिया, स्पर्म आप जानते हो, विकी डोनर मूवी देखी होगी, वहां से कलेक्ट हो गए। अब जब आप टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर जाते हो, मानो फीमेल को प्रॉब्लम है या मेल को प्रॉब्लम है, मेल को प्रॉब्लम है तो वहां से आप स्पर्म ले लोगे, फीमेल को प्रॉब्लम है तो वहां से आप ओवा ले लोगे, सिंपल सी बात है, कोई भी गैमीट ले लोगे, ठीक है। फिर अगर फीमेल को प्रॉब्लम है और फीमेल का यूट्रस ठीक है पर ओवा नहीं बन रहे, तो आप फीमेल के यूट्रस में ही बेबी को कंसीव कर दोगे, पर आपका यूट्रस भी खराब है, तो आप सैरोगेसी यूज करोगे। सैरोगेसी का मतलब है किसी और का यूट्रस यूज कर सकते हो, ठीक है, यस, अदर फीमेल का, जो बड़ा मूवी में भी दिखाया जा रहा है सैरोगेसी, ठीक है। और बड़े बड़े लोग करते भी हैं सैरोगेसी, क्योंकि सैरोगेसी के अंदर आप सिर्फ यूट्रस यूज करते हो, यहां तक कि ब्लड भी मदर का बच्चे में नहीं जाता, ठीक, ओनली यूट्रस, न्यूट्रिएंट सप्लाई की एक, समझ रहे, यूट्रस एक सिस्टम होता है, ओनली इतना ही यूज करते हो, ठीक है। तो आपने क्या किया, इनको फर्टिलाइज कराया टेस्ट ट्यूब में, फर्टिलाइजेशन इन टेस्ट ट्यूब। तो फर्टिलाइजेशन कराने का क्या बनेगा, जायगोट, क्या बनेगा, जायगोट, क्या बन रहा है यहाँ पर, जायगोट बन रहा है। और जायगोट बनने के बाद टेस्ट ट्यूब में और क्या बनेगा, 8 सेल स्टेज आएगी और 16 सेल स्टेज आएगी, ये मॉरुला होते हैं, 8 सेल 16 सेल, ये तीन ही स्टेज, बस यहीं तक टेस्ट ट्यूब में आप यहां से यहां तक का स्टेज ला सकते हो, उसके बाद की प्रोसेस आप टेस्ट ट्यूब में नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप जायगोट बना रहे हो या 8 सेल स्टेज बना रहे हो, तो ये कहां बनती है, जायगोट या 8 सेल स्टेज,
ये स्पेशली इसका काम होता है फैलोपियन ट्यूब में। तो आप क्या करोगे, इनको किसी सैरोगेट मदर के अंदर या उस मदर के अंदर उसके फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दोगे, ट्रांसफर इन फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, क्या कर दोगे, ट्रांसफर इन। अब क्या ट्रांसफर कर रहे हो, अर्ली एम्ब्रियो, अर्ली एम्ब्रियो या जायगोट, अर्ली एम्ब्रियो जायगोट ट्रांसफर इन फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, अर्ली एम्ब्रियो या जायगोट ट्रांसफर इन फैलोपियन ट्यूब, ये कर सकते हो, क्योंकि ध्यान रखना है जायगोट भी फैलोपियन ट्यूब में होता है और अर्ली एम्ब्रियो 8 सेल स्टेज फैलोपियन ट्यूब में बनती है। ठीक है, इसको ट्रांसफर कर दोगे, फिर वहां पर एम्ब्रियो को डेवलपमेंट चालू हो जाएगा और आगे की स्टेज वहीं पर ही कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, पर 16 सेल स्टेज आपने बना ली है, तो इसको आप फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर नहीं करोगे, ट्रांसफर इन यूट्रस, क्योंकि 16 जस्ट आगे आकर के यूट्रस में डेवलप करता है आगे का स्टेज। तो ट्रांसफर इन यूट्रस, एम्ब्रियो ट्रांसफर इन यूट्रस। यानी ये समझ में आ गया, बस इतना काम होता है आप टेस्ट ट्यूब बेबी का, बस इतना ही काम है। इसके बाद सारी चीजें कहाँ होंगी बेटा, आप बोलोगे बॉडी के अंदर। ठीक है, इसके बाद की सारी प्रोसेस बॉडी के अंदर होगी। ठीक है, तो ये टेस्ट ट्यूब बेबी हो गया, समझ में आ गया होगा। अब इसको मैं समझाऊंगा डिटेल में। ठीक है, आर्ट, अब मैं प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा आर्ट को। ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, आर्ट। आर्ट दो तरीके की हो सकती है, समझना। आर्ट के अंदर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी होता है और आर्ट के अंदर इन वीवो फर्टिलाइजेशन भी आता है, पर टेस्ट ट्यूब में भी इन विट्रो में आएगा। ठीक है, 8 में 2 फर्टिलाइजेशन आएंगे। इन विट्रो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एक आता है इन वीवो फर्टिलाइजेशन, वीवो बॉडी के अंदर। इन वीवो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन वीवो फर्टिलाइजेशन, समझ रहे हो। हाँ, आर्ट में दो चीजें आएंगी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड इन वीवो फर्टिलाइजेशन, समझ गए ना मेरी बात। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, मैं सिंपल लिख दे रहा हूं, याद रहेगा आपको, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। इसमें क्या आएगा, फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी। फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी, शरीर के अंदर फर्टिलाइजेशन, शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन, समझना। अगर मैं शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन करता हूं आउटसाइड द बॉडी, तो इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। तो जब आप बाहर फर्टिलाइजेशन कर रहे हो, जायगोट कहां बना रहे हो, बाहर, एम्ब्रियो कहां बना रहे हो, बाहर, तो उसको कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा, बॉडी के अंदर। तो इसको एम्ब्रियो ट्रांसफर बोलते हैं एक्चुअल में, इसके लिए टर्म यूज करोगे एम्ब्रियो ट्रांसफर, एम्ब्रियो ट्रांसफर, ET, एम्ब्रियो ट्रांसफर। ठीक है, एम्ब्रियो ट्रांसफर, क्योंकि एम्ब्रियो आप टेस्ट ट्यूब में बना रहे हो तभी तो उसको ट्रांसफर करोगे। और एम्ब्रियो ट्रांसफर में दो चीजें आती हैं, जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेम वही पैटर्न लिख रहा हूं, तुम्हारा एक क्वेश्चन छूटे ही ना। इसमें दो चीजें आती हैं, एक टेस्ट ट्यूब में भी आती है, उसमें भी आप बाहरी फर्टिलाइजेशन कर रहे हो,
और एक होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये भी आप बाहरी फर्टिलाइजेशन कर रहे हो। एम्ब्रियो ट्रांसफर में आते हैं दोनों चीजें। ठीक है, इसमें आएगा एक टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी आता है इसके अंदर। और इसी के अंदर आता है टेस्ट ट्यूब बेबी के अलावा इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसके लिए टर्म यूज करते हैं इंट्रा साइटोप्लाज्मिक आईसीएससी स्पर्म इंजेक्शन, आईसीएसआई इंजेक्शन, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, आईसीएसआई। ठीक है, ये दो हैं जो एम्ब्रियो ट्रांसफर में आती हैं। ठीक है, अब टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर आपने दो चीजें देखी। टेस्ट ट्यूब बेबी में या तो आप अर्ली एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर रहे हो या जाइगोट को ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है, या लेट एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर रहे हो। तो जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर इसमें आ जाएगा, या एम्ब्रियो, ठीक है, या एम्ब्रियो ट्रांसफर। ठीक है, आप समझ रहे हो, दो चीजें आएंगी इसमें, एम्ब्रियो ट्रांसफर आएगा या जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर आएगा। आप समझ रहे हो? नहीं नहीं बेटा, टेस्ट ट्यूब बेबी में हो सकता है दोनों भाई दोनों माता पिता के हो सकता है, मैं कंडीशन में डिपेंड करेगा ना। माँ को दिक्कत है, हाँ इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। माँ को दिक्कत है तो माँ का हम लेंगे, फादर का सर जिसका दिक्कत है हम उसी का ही हम डोनर का लेंगे ना। दोनों की दिक्कत है तो हम दोनों डोनर से लेंगे। ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब बेबी में जो आएगा वो क्या आएगा, टेस्ट ट्यूब बेबी में इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर आएगा या जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर आएगा। अरे भाई ये क्या है? अच्छा, इसमें दो चीजें इंक्लूड होंगी, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा। क्या क्या आएगा इसमें? इसमें आएगा जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, यानी ZIFT, जिफ्ट। जिफ्ट इसके अंदर आएगा, या क्या आएगा इसके अंदर इसके अलावा बात करोगे? इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, यानी IUT। इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर आएगा इसके अंदर, या जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर आएगा, जस्ट अभी टेस्ट ट्यूब बेबी में बताया मैंने। ठीक है, इसको तो बोलेंगे इंट्रा जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, GIFT, जिफ्ट बोलेंगे। इसके लिए हम बोलेंगे इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, IUT बोलेंगे। ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर दो चीजें आती हैं, एक तो जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर आएगा या IUT आएगी, ये दो ही केस होंगे। ठीक है, तो आपके सामने आ गए। अच्छा, एम्ब्रियो ट्रांसफर में एक आता है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। मान लो एक मेल है, उसके पास स्पर्म है ही नहीं, पर उसको चाहिए, नहीं नहीं मेरा मुझे अपने ही अपना बच्चा चाहिए। ठीक है, चाहे कुछ भी करो। ठीक है, आप सोचो स्पर्म ही नहीं है और उसको अपना ही बच्चा चाहिए, तो क्या करेंगे? टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी तो टेक्नोलॉजी क्या काम करेगी, हम उसकी टेस्टिस में से एक दो स्पर्म ढूंढ लेंगे, ढूंढ ही लेंगे। ठीक है, और उसकी वाइफ का ओवा लेंगे, वो नेचुरली तो फर्टिलाइजेशन करेगा ही नहीं। अब हम उसके स्पर्म को उसके वाइफ के ओवा के अंदर क्या करा देंगे, इंजेक्ट करा देंगे, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, और टेस्ट ट्यूब के अंदर जाइगोट बना लेंगे, जो नेचुरली पॉसिबल नहीं था वो वाला काम हम टेस्ट ट्यूब में कर लेंगे। जैसे मान लो, समझने की कोशिश करना, ये ओवा है,
ये स्पर्म है, ठीक है। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, आईसीएससी में इस इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कर दिया, इंजेक्शन जायगोट बन गया टेस्ट ट्यूब के अंदर, फिर उसको हमने इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर कर दिया, तो ये भी एम्ब्रियो ट्रांसफर में ही आएगा, ठीक है। तो ये कुछ केस होते हैं जिनके केस में हमें टेस्ट ट्यूब के अंदर ही इंजेक्शन के थ्रू स्पर्म को इंजेक्ट कराना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी इसी में आएगा। तो क्वेश्चन आएगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या क्या आता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में एम्ब्रियो ट्रांसफर आता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में टेस्ट ट्यूब बेबी आता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन आता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर जिफ्ट आता है, और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में आईयूटी आता है। क्लियर है बिल्कुल, ये सब इन विट्रो में आ गए। अब हम बात करेंगे इन वीवो फर्टिलाइजेशन। इन वीवो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी। जब शरीर के अंदर फर्टिलाइजेशन कर रहे हो तो सिंपल सी बात है, गैमीट तो ट्रांसफर करोगे शरीर के अंदर। भाई यहां क्या करोगे, गैमीट ट्रांसफर करोगे, तभी तो बॉडी के अंदर नेचुरल कंडीशन में फर्टिलाइजेशन होगा। समझ रहे हो? समझ पा रहे हो? हाँ बेटा, आई इसमें आप, ठीक है, कर सकते हो, बड़ा बड़ा मुश्किल है, ठीक है, ये मुश्किल है लेकिन बस कर सकते हो, ठीक है। अब समझ मेरी बात। तो अब फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी, ये मैंने एनसीईआरटी डाल दी है, एनसीईआरटी पूरी जो मैंने बताई है, एक एक चीज की आपकी इंक्लूड है इसके अंदर। अब हम ये थोड़ा डायग्राम डाल दिया है मैंने कि कैसे आप करते हो जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, ठीक है। जब आपने 8 सेल या जाइगोट को लिया तो यहां से फैलोपियन ट्यूब में डाल दोगे, फिर फर्टिलाइज होकर के आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन वीवो फर्टिलाइजेशन, इन वीवो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी, इसको मैं अलग से समझा रहा हूं पूरा का पूरा। फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी, शरीर के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या करोगे, यहां पर गैमीट ट्रांसफर करोगे, तो इसमें क्या आएगा, गैमीट ट्रांसफर। वहां पर एम्ब्रियो ट्रांसफर आ रहा था, यहां पर गैमीट ट्रांसफर आएगा, ठीक है। और गैमीट ट्रांसफर में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, देखो, गैमीट ट्रांसफर में आ जाएगा मेल गैमीट ट्रांसफर एंड फीमेल गैमीट ट्रांसफर, दो ही दो टाइप के गैमीट ट्रांसफर करोगे। मेल गैमीट ट्रांसफर एंड फीमेल गैमीट ट्रांसफर। मेल गैमीट ट्रांसफर एंड फीमेल गैमीट ट्रांसफर, दो टाइप के गैमीट का ट्रांसफर की हम बात करेंगे। अब मेल गैमीट ट्रांसफर फीमेल में कैसे होंगे, दो तरीके हैं। एक तो एआई, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इंटेलिजेंस की बात नहीं कर रहा, यानी फीमेल के वजाइना के अंदर स्पर्म आप इंजेक्ट कर दो, जो आज कैटल्स के केस में होता ही है, ठीक है। भाई मवेशियों के केस में आपको सीमन ट्रांसफर करना होता है फीमेल के वजाइना के अंदर, ठीक है, एक तरीका तो ये है, इसको एआई बोलते हैं। तो मेल गैमीट ट्रांसफर में दो चीजें होंगे, दो चीजें होंगी, ये यूट्रस है, दूसरा केस क्या है, एक एक केस में तो आप क्या काम करोगे, गैमीट को सीधे इंजेक्शन के थ्रू,
एआई बोलते हैं इसको, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वजाइना। स्पर्म, एआई, ए आई, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वजाइना में करते हैं। मान लो किसी के पास गैमीट बहुत कम है, वजाइना में डालेंगे तो सारे गैमीट मारे जाएंगे, तो उसको यूट्रस में डालने पड़ेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। अच्छा, मैंने इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, सॉरी इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, ये हो गया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब आ जाओ इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इनका स्ट्रगल कम कर दिया, इनका स्ट्रगल कम कर दिया, इनको पेपर आउट करा के दे दिया, अब आसानी से आधा आधा काम इन्होंने पेपर दिए ही बिना वहां तक पहुंच गए। समझना मेरी बात, आधा स्ट्रगल इनका कम कर दिया, पर एमबीबीएस के दौरान इनको स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, IUI, और एक होता है IUT, कंफ्यूज मत होना, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, इंट्रा यूट्राइन इन नेशन, ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्लियर है बिल्कुल। यूट्रस के अंदर आपने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया गैमीट को। मेल गैमीट के ट्रांसफर करने की दो ही प्रोसेस हैं, जिसके अंदर दो चीजें आती हैं, एआई और IUI। हाँ, फीमेल गैमीट के केस में मान लो कोई मदर है, उसका ओवर प्रॉपर नहीं बन रहा, या उसी का ओवा निकाल करके उसमें ट्रांसफर कर दो, या उसका ओवा नहीं बन रहा है, तो मतलब ओवा बन रहा है पर रिलीज नहीं हो पा रहा था, तो हमने निकाला और फेलोपियन ट्यूब में डाल दिया। ठीक है, या किसी डोनर से हमने ओवा लिया, फेलोपियन ट्यूब में डाल दिया, इसको बोलते हैं गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, GIFT। एक होता है ZIFT, एक होता है GIFT, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। गैमीट मतलब ओवा, इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन कहां होगा, दोनों केस में फर्टिलाइजेशन तो बॉडी के अंदर हो रहा है ना, तो फीमेल गैमीट ट्रांसफर करने को बोलते हैं गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, GIFT। मेल गैमीट ट्रांसफर करने को बोलते हैं AI और IUI। जबकि यहां मैंने क्या बताया था आपको, यहां क्या बताया था मैंने, ठीक है, IUT, IUI नहीं है, IUT, और यही गलती करोगे आप, IUT और IUI के अंदर। तो ये हो गया इन विवो और ये हो गया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये पूरा मैंने छाप दिया इसके अंदर, एनसीईआरटी पूरी छाप दी है। ये किस तरीके से सेम करते हैं वो मैंने डायग्राम डाल दिया है। यहां आकर के आपका चैप्टर एंड हो जाता है। कुछ क्वेश्चन दिए मैंने सिफिलिस वगैरह के, जो आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये सब। ठीक है, डिवाइस के क्वेश्चन है, GIFT, ये क्वेश्चन मैंने बहुत डाल दिए हैं इसकी इनफर्टिलिटी के, ये आपकी प्रैक्टिस करा देंगे। ओलिगोजूस्पर्मिया कम, एजोस्पर्मिया एब्सेंट स्पर्म, ए मतलब एब्सेंट, जूस्पर्मिया स्पर्म। ठीक है, ये सब आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, होमवर्क है, काफी क्वेश्चंस दे दिए मैंने। तो यहां करके आपका इनफर्टिलिटी वाला पार्ट खत्म होता है। समझ गए ना मेरी बात। हाँ, तो चैप्टर कंप्लीट है, अब नया चैप्टर स्टार्ट होगा आपका। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। ठीक है, उससे पहले आज शाम को 4 बजे मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, क्या, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो क्विक रिवीजन करना है। ठीक है, 2 आवर्स के आसपास का हम टाइम लेके चल रहे हैं, तो आप उसमें क्विक रिवीजन कर सकते हो। ओके, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। संकल्प नीट वेदांतु क्लास 11th, जिस पर मैं एनसीईआरटी डीप लाइन वाला पार्ट लेकर आ रहा हूं, पर एक नई सीरीज और भी लेके आ रहे हैं उसके अलावा, वो तो मैं कराऊंगा ही उस पर। ठीक है, ओके,
बिल्कुल आराम से कराऊंगा, बहुत प्यारे तरीके से कराऊंगा, एकदम डीकोड करते हुए कराऊंगा, ठीक है। ओके, तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल के सेशन में, अभी सॉरी अभी 4 बजे, ठीक है, 4 बजे वाईटी पर, ठीक है। बाय बेटा बाय। वाईटी पर इतना जरूर कर दिया करो, पर आप, मैं बताऊँ कहूंगा, आप करोगे है नहीं, ठीक है। सेशन लगा होता है तो एक बार लाइक कर दिया करो कि हाँ भाई हम सर प्रेजेंट हैं, बस हाजिरी लगा दिया करो, स्टार्ट होने से पहले, लेकिन पहले, ठीक है। ओके, चलो बाय बाय बाय, ऑल द बेस्ट। करती हूँ सर, लाइक, थैंक यू, ठीक है। चलो बेटा, ठीक है। अयान, बाय बेटा, बाय बाय बाय।